हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मोइन पठान एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो हालत मेरी क्या हो गई है ना, मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन खैर बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो आ रहा है, आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता। लेकिन एक और चीज सुनो, क्या इंपॉर्टेंट जो आज मैं कराने वाला हूं, इसके बाहर आप लोगों को कार्टून्स देखने को नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, ठीक है। और आप सब लोगों से माफी भी चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा लेट आया। लेट इस वजह से आया क्योंकि मुझे खाने का टाइम नहीं मिल रहा था, है ना। और खाना मैंने फिर भी नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है? क्योंकि पीपीटी नहीं बनी हुई थी, ठीक है। तो तुम बना रहा था इसको, मतलब बुक 2 तो बन गई थी, बुक 1 का रह गया था, तो बुक 1 को भी देखना था अच्छे तरीके से। याद रखना कि जो मैं कराऊंगा इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग कंप्लीटली, आप लोगों ने जो मैंने जेनरिक बनाया था, जो मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए थे कि सर हम लोगों को आप पे भरोसा है। तो मैं आप लोगों के भरोसे पे पूरा खरा उतरूंगा। एक बार फटाफट से हैशटैग चला दो रीस्टार्ट का, और जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करो। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो। बाद में दोबारा नहीं बोलूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते, देखते जरा क्या हमारे पास आज क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। फटाफट शेयर करो। बहुत सारे बच्चों को बुला दो। 445 बच्चा है, अपने को 512 बच्चा है, सॉरी। और अपने को क्या करना है, अपने को दोबारा से 1000 तक जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट हर एक चीज। अच्छा, ये पीपीटी आप लोगों को मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। जो नहीं है टेलीग्राम ग्रुप पर, मुझे मेल कर देना। मेल आईडी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। जो भी मैं इसके ऊपर लिखूंगा, ठीक है, वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आके नहीं आया उसको पढ़ लेना, उसको रख लेना। ये नंबर आप लोगों को कहीं नहीं जाने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहला कार्टून हम लोगों के सामने कुछ इस तरीके से है। देखिए, ये हमें कोई बंदा दिखाई दे रहा है, जरा बताओ ये बंदा कौन है, ठीक है। और ये बंदा कोई दिखाई दे रहा है, जरा बताओ ये बंदा कौन है। और नीचे भी एक बंदा दिखाई दे रहा है, ये बंदा कौन है ये भी बताओ। नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस, व्हाट विल यू डू, दैट विल डू। अब ध्यान सुनो क्या बता रहा है ये जो बंदा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो महाराजा बैठा हुआ है, ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर है। ये क्या है? ये प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स है। रूलर्स, सारे के सारे रूलर्स। मोनार्की को दर्शाया जा रहा है। ये जो नीचे बंदा है ये कौन है? ये आम आदमी है, यानी कि कॉमन मैन है। कौन है? कॉमन मैन। और ये जो कॉमन मैन है इसके ऊपर बैठ के पैसा कमा रहा है राजा। और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल निगोशिएशन करने के लिए जा रहे हैं। किसके पास निगोशिएशन करने के लिए जा रहे हैं? निगोशिएशन करने के लिए जा रहे हैं इन प्रिंसली स्टेट्स वालों के साथ। और इनको बोल रहा है कि नहीं आप बैठे रहो, बस मुझे ये दे दो, ये आदमी दे दो मुझे। क्यों निगोशिएशन इस तरीके से कर रहे हैं कि कंप्लीटली इंटीग्रेशन करवा रहे हैं किसका ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया क्या? यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है? तो जरा दिखाओ मुझे फटाफट से अपने मस्त से। निजाम नहीं है ये, निजाम नहीं है ये, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट के रूलर्स है। यानी कि ये कौन है? ये राजा भी है, महाराजा भी है, नवाब भी है, राजकुमार भी है, और ये निजाम भी है, सब लोग है। क्लियर? हाँ, चलो देखो क्या बता रहा है दिस कार्टून। क्या बता रहा है? दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसली स्टेट्स। तो लोगों की हालत कैसी थी मोनार्की के अंडर में, वो दिखा रहा है ये। एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कहना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भैया साम दाम दंड भेद हर चीज यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन इंडिया में शामिल कर देंगे इनको। समझ में आया कि नहीं? फटाफट से बताओ, मर्जर एग्रीमेंट किसके साथ साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट में? लिख के बताओ, ठीक है। सो जो डांस करना चाहता है वो डांस कर सकता है क्या? हाँ, डांस भी कर सकते हो। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये वाला कार्टून देखो, बहुत बढ़िया तरीके से देखो। सबसे पहले मुझे बताओ कि ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, ठीक है। और फिर जरा सा सिनेरियो देखो इसका, और सिनेरियो देख के हम लोगों को पता चल रहा है कि ये महा गुजरात की बात कर रहा है, ये विशाल आंध्रा की बात कर रहा है, ये हमें दिख रहा है क्या संयुक्त कर्नाटका की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये महाराष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, एक्सेट्रा। तो ये हम लोग किस चीज के लिए क्या दर्शा रहा है? ये हमें बता रहा है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स की डिमांड लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भैया स्टेट्स बना दो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और ये जो बंदा है ये कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। याद रखना जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे, हमारे पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और जवाहरलाल नेहरू बहुत इंपॉर्टेंट बंदा रहने वाला है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ही वो बंदा था जिसने पहले मना किया था कि कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट नहीं बनाएंगे। हमारी सेंट्रल लीडरशिप डरी हुई थी कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना देंगे तो इंडिया का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज सुनो अब यहां पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज, क्या इन लोगों को, ये लोग ज्यादातर क्या मांग रहे? लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट मांग रहे। मुझे उस सेशन का नाम बताओ जिस सेशन में कांग्रेस ने 1920 में कहा था कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाएंगे जैसे ही हम लोग आजाद हो जाएंगे। फटाफट से लिख कर बताओ जल्दी से, ठीक है। डन सर, आप ठीक है ना एकदम? मायशा
बढ़िया, ठीक है। आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मुझे मेल करिए। कहाँ मेल करेंगे? khan.ayu@adda247.com पर, और मेल करके मुझे बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। मैराथन वाली पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है। डन है, चले आगे अपन। हाँ, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 100% राइट है आप लोगों का, यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग बाद में चिंता ना करो इसके बारे में। क्लियर है, पक्की बात है, 100% है। चलो आगे चलते, क्योंकि बहुत सारे। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्लियर है, आगे चले। चलो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं, क्या एक बंदर दिखा रखा है या एक मदारी दिखा रखा है, और एक क्या दिखा रखा है, एक मटका दिखा रखा है, और ये जो बंदा है ये है जीनी। इस कार्टून का नाम है कोक्सिंग द जीनी बैक, मतलब जीनी को दोबारा से बंद कर देना, कोक्सिंग द जीनी बैक। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए बस कि ये बंदा कौन है, ये जो बंदा दिख रहा है आप लोगों को, ये बंदा कौन है? और ये जो है ये मिनिस्टर्स है किसके? दे आर द मिनिस्टर्स ऑफ नेहरू, मिनिस्टर्स ऑफ नेहरू, फर्स्ट कैबिनेट वाले बंदे हैं ये, मिनिस्टर्स ऑफ नेहरू। ठीक है, ये बंदा कौन है? हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग कि सर पंडित जवाहरलाल नेहरू है ये, है ना? तो जवाहरलाल नेहरू ये है। ये जो मटका है ये क्या है? ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन दिखा रहा है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा था कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन से ये जो लोग मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ की? लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि भैया लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट क्या नहीं होनी चाहिए, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बननी चाहिए, उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ठीक है, तो कोक्सिंग द जीनी बैक ये क्या? एसआरसी है। एसआरसी क्या है? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। मुझे बस इतना बताओ कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया कब था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया कब था? फटाफट से लिख कर बताओ। व्हेन वाज द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म्ड, एस्टेब्लिश्ड? कब एस्टेब्लिश किया था? मुझे बताओ कि इसका लीडर कौन था या इसका हेड कौन था? हु वाज द हेड ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन? हेड कौन था स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का? जल्दी से। सर आप बेस्ट पॉलिटिकल साइंस टीचर है, थैंक यू सो मच मायशा। ठीक है सर, हैप्पी रोजा, थैंक यू सो मच एम्पलीफायर। बताइए, कोक्सिंग द जीनी बैक 1953 100% राइट है आप लोगों का। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 का है। इसने रिपोर्ट दी थी 1955 में। रिपोर्ट कब दी थी इसने? 1955 में इसने रिपोर्ट दी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये 1956 में बना था। मुझे बस आप लोग ये बताइए कि स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू कितने स्टेट्स और कितने यूनियन टेरिटरीज बनाने की बात हुई थी। ठीक है, ये कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है, अपन ने देख लिया। देखो जरा क्या बता रहा है। कोक्सिंग द जीनी बैक आस्क्ड इफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन द जीनी ऑफ लिंग्विज्म। ये लिंग्विस्टिक जीनी जो बाहर निकला है, जो लैंग्वेज की वजह से स्टेट्स मांगने का वाला जो जीनी बाहर निकला है, क्या इसको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन से शांत बिठाया जा सकता है? और बिठाया गया। क्लियर, पक्का? हाँ, कितने स्टेट्स? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। हेमलगर का आंसर आ गया है, प्रार्थना चौधरी का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो आगे आते, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये वाला डायग्राम, क्योंकि मैंने कई बार समझाया आप लोगों को, मुझे बस ये बताइए कि ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला जो कार्टून है, ये बनाया किसने? हु इज द स्केचर? कौन है वो जिसने क्या करा है? ये एक वाला कार्टून बनाया, उस कार्टूनिस्ट का नाम बताइए मुझे। ठीक है, उसके आगे देखो हम लोग क्या दिख रहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ही खींच रहे हैं। ठीक है सर, क्या दर्शा रहा है ये दर्शा रहा है फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दर्शा रहा है। फर्स्ट डिकेड ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दर्शा रहा है इंडिया में। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दर्शा रहा है इंडिया में, जब कांग्रेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि अपोजिशन में तो इतना दम नहीं था कि कांग्रेस को अपोज कर सके, लेकिन कांग्रेस रूलिंग पार्टी की तरह भी काम करती थी, और कांग्रेस रूलिंग पार्टी के साथ साथ किसकी तरह काम करती थी? अपोजिशन की तरह भी काम करती थी। इसका मतलब ये दिखा रहा है हमें क्या? द डुअल रोल ऑफ कांग्रेस, द डुअल रोल ऑफ कांग्रेस दर्शा रहा है। क्लियर है, पक्की बात है। ठीक है, शंकर, एग्जैक्टली किसने आंसर दिया था? शंकर वाला। ये कौन है? देव कुमार, शाबाश। ठीक है, तो ये शंकर था, है ना? और इस कार्टून का नाम क्या था? डोंट स्पेयर मी शंकर, डोंट स्पेयर मी शंकर, डोंट स्पेयर मी शंकर। ठीक है, आएगा नहीं वैसे शंकर के बारे में, लेकिन बाय चांस अपन चांस क्यों ले, आ गया तो क्या करेंगे? क्लियर है क्या? पक्का? क्या दर्शा रहा है? डुअल रोल ऑफ कांग्रेस दर्शा रहा है, ये चीज याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या बता रहा है। दिस फेमस स्केच बाय शंकर appeared on the cover of his collection Don't Spare Me Shankar. The original sketch was drawn in the content of India's China policy, but this cartoon captures the dual role of the Congress during the one party dominance. Next पे आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया वाला कार्टून है। देखो जरा इस कार्टून को बहुत अच्छे से कुछ दिखा रहा है। यहाँ पर लिखा है कुछ इलेक्शन कमेटी, ऊपर कुछ लोग बैठे हुए है ना, ऊपर के कुछ लोगों में से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लो। ये देखो, ये जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए, ये बैठे हुए कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है।
अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आगे ना बाकी भी बहुत सारे लोग बैठे हुए। इलेक्शन कमेटी है ये, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1952 के इलेक्शंस के पहले की फोटो है, 1952 के इलेक्शन से जस्ट पहले की फोटो है। और ये लोग जो नीचे खड़े हुए ये क्या मांग रहे हैं, ये कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। सर किस चीज का टिकट, कैंडिडेटशिप का टिकट, कि भैया इलेक्शंस में खड़ा होना है कांग्रेस के टिकट से, हमें क्या कर दो, हमें टिकट दे दो, टिकट दे दो, कांग्रेस पार्टी से खड़ा होना है हम लोगों को। और ये क्या है, अक्टूबर 1951 में इलेक्शन स्टार्ट होंगे, इसका मतलब ये वाली फोटो 1951 की है, अक्टूबर 1951 से पहले की है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये ऊपर कौन बैठा हुआ है, ये सिलेक्शन कमेटी बैठी हुई है, इलेक्शन की सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस देख रही है, और ये भी शंकर ने बनाई है, ये भी याद रखना, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है, अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द इलेक्शन कमेटी फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस टू चूज पार्टी कैंडिडेट्स इन 1951 ऑन द कमिटी। ये कभी नहीं पूछेगा तुम्हें कि कौन कौन बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर नहीं पूछेगा वैसे तो ये तो मोरारजी देसाई है ना, देख के पता चल रहा है, ठीक है। देखो जरा क्या बता रही है, ये जगजीवन राम है, देख के पता चल रहा है। देखो जरा क्या बता रही है, ये बोल रहा है कि ऑन द कमिटी बिसाइड्स नेहरू, मोरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर बीसी रॉय, कामाराज नादर, राजगोपालाचार्य, जगजीवन राम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डीपी मिश्रा, पीडी टंडन एंड गोविंद बल्लभ पंत, ये सारे बैठे हुए, लेकिन इनके बारे में नाम नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट लोगों को याद रखो, मोरारजी देसाई को याद रखो, किसको, मौलाना अबुल कलाम आजाद को याद रखो, ये कौन है, ये है अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखो, और ये कौन है, जगजीवन राम को याद रखो। चलो आगे आते, बताओ ये वाला सिंबल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल है, फटाफट से बताओ। सर कार्टून के क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएंगे, 4 मार्क्स में आएंगे, मान्य 4 मार्क्स में, और आपने को 4 मार्क्स गंवाने नहीं है, 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 में 4 जोड़ते तब 80 आते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, मिताली रॉय अभी तक 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज वाला आंसर दे रही है, इसका आंसर दीजिए दीपांशु। अच्छा बताइए ये वाला कार्टून जो है, ये इलेक्शन सिंबल कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल है, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन सिंबल है, इट वाज द इलेक्शन सिंबल ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस का। 100% बिल्कुल सही है सर, ये कांग्रेस का था। क्यों कांग्रेस का था ये, देखो कांग्रेस बहुत चालाक पॉलिटिकल पार्टी है, इसने क्यों चूज करा होगा इसको, इंडिया में 85% बंदा एग्रीकल्चर कर रहा है, एग्रीकल्चर वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, भैया कांग्रेस तो तुम्हारी पार्टी है, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, बिल्कुल 100% राइट है आप लोगों का आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से देखिए, देखो जरा क्या है ये हम लोग को दिख रहा है टग ऑफ वॉर दिख रहा है, ये सारे के सारे लोग हैं, और ये क्या है, ये कांग्रेस की पॉलिटिकल पार्टी ऊपर बैठी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हंसते हुए दिख रहे हैं हम लोगों को, मौलाना अबुल कलाम आजाद देखने को मिल रहे हैं हम लोगों को, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम वगैरह भी बैठे हुए दिख रहे हैं हम लोगों को। ये क्या हो रहा है, ये पूरा की पूरा अपोजिशन लगा हुआ है कांग्रेस को हराने में, कांग्रेस को गिराने में, कांग्रेस को क्या करने में, कांग्रेस को टॉपल करने में, लेकिन कांग्रेस को टॉपल नहीं कर पा रहे। क्यों, कि कांग्रेस के रूट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब ये वाला कार्टून क्या दर्शा रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दर्शा रहा है, किसका, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितना तगड़ा है कांग्रेस का, वो दर्शा रहा है कि कांग्रेस इतनी स्ट्रांग पॉलिटिकल पार्टी है कि कांग्रेस को गिराने से भी तुम पूरी की पूरी जान लगा लो, लेकिन कांग्रेस को हिला भी नहीं पाओगे, गिराने की तो दूर की बात है, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है, टग ऑफ वॉर 1954 में आया था, इज अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट सिटिंग ऑन द ट्री आर नेहरू एंड हिज कैबिनेट कलीग्स ट्राइंग टू टॉपल द ट्रीज आर अपोजिशन लीडर्स। अपोजिशन लीडर्स के नाम दे रहा है क्या, A.K. गोपालन, आचार्य कृपलानी, N.C. चैटर्जी, ये कौन है, नायर एंड सरदार हुकुम सिंह। डन, यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है, तो जरा फटाफट से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कांग्रेस के डोमिनेंस को दर्शा रहा है ये वाला कार्टून, याद रखना है ना, MCQs में आ सकता है। डन है क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा मुझे बताओ ये वाला कार्टून कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा है, ये वाला कार्टून कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा है, ध्यान से सुनना जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये वाला कार्टून कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें कर रहा है, फटाफट से बताइए, कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा है ये वाला कार्टून, कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बता रहा है। और एक और चीज याद रखना आप लोग, क्या कि कल सुबह 11 बजे क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं, और क्वेश्चन आंसर्स किस चीज के, हर चीज के क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं, ठीक है। 4 नंबर के, 6 नंबर के, 2 नंबर के, ठीक है, और एकदम लॉजिकली आप लोग बताऊंगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से लाया हो तो क्यों लाया हो, 4 नंबर का लाया हो तो क्यों लाया हो, 6 नंबर का लाया हो तो क्यों लाया हो, ठीक है। तो कल जुड़ना नहीं भूलना है आप लोगों को, 11 बजे क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे ऐसा समझ में, शैंकी कह रहा है, ठीक है डन। बताओ, हाँ आंसर आना स्टार्ट हो गया कि सर प्लानिंग कमीशन, अनिता यादव कह रही है सर प्लानिंग कमीशन को दर्शा रहा है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, प्लानिंग कमीशन, जरा मुझे लिखकर बताओ कि प्लानिंग कमीशन कब एस्टेब्लिश हुआ था, डेट के साथ बताना मुझे कि प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने एस्टेब्लिश कब किया था। याद रखना कि प्लानिंग कमीशन जो है ये
क्या करती थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करती थी, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग करती थी, हाँ कि ना। और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है वो विलेजेस तक ऐसा माना जाता था कि पहुंच ही नहीं रही है, विलेजेस तक पहुंच ही नहीं रही है। इसलिए ये क्या दिखा रहा है, ये देखो, ये दिखा रहा है कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू टाइप कोई बंदा भाग रहा है, और ये क्या है, ये विलेज रियलिटी है, और विलेज तक पहुंच ही नहीं पा रहे, गिर रहे बार बार, ठीक है। और फिर भी कह रहे हैं नेवर से डाई एटीट्यूड, फिर भी हम लोग करके दिखाएंगे। हाँ, 15 मार्च 1950 एग्जैक्टली, वेरी गुड दिया, वेरी गुड। कौन है ये, यूट्यूबर का दोस्त, शाबाश। साक्षी, गुड। मान्या, यशिका, हुसनप्रीत, मुखिया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लानिंग कमीशन के बारे में बता रहा है। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कब किया गया, जरा इसी वाले क्वेश्चन का आंसर तो बताओ। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कब किया गया था, प्लानिंग कमीशन वाज एबॉलिश्ड व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एबॉलिश्ड, बताएंगे क्या, व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन एबॉलिश्ड। फटाफट से आंसर दीजिए, बताइए क्या आंसर रहने वाला है। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कब किया गया था, एक का भी आंसर नहीं आया अभी तक, मैं वेट कर रहा हूं कि तुम लोग आंसर दो। सो डेट से रिलेटेड वीडियोस भी लेके आओ, स्वीटी गुज्जर, ठीक है स्वीटी, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है। बताइए आंसर दीजिए। सर एमसीक्यू कब आएगा, अरे रुको जरा, सब्र करो, सब करेंगे अपन, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, फेथ, हैव फेथ। 2000 जो बंदा 2015 आंसर दे रहा है, सबका आंसर गलत है, ठीक है। याद रखना, प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश 2015 में नहीं करा गया है, 2015 में तो नीति आयोग को बनाया गया है। फर्स्ट नीति आयोग को बनाया गया है कब, 2015 में, ठीक है। प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश तो 15 अगस्त 2014 में ही कर दिया था, 15 अगस्त 2014 में इसको एबॉलिश कर दिया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। 1 जनवरी 2015 नीति आयोग बनता है, और एबॉलिश करा गया था इसको कब, प्लानिंग कमीशन को 15 अगस्त 2014। मुझे बस एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, नीति का फुल फॉर्म बता दो मुझे, जल्दी से लिखकर बताओ नीति का फुल फॉर्म क्या। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जरा, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशनशिप वाला है ये, ठीक है। देखो जरा क्या बता रहा है मुझे बस ये बताओ कि ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, ठीक है। ये एक बंदा है जो क्या कर रहा है, इंडियन टेरिटरी में घुस चुका है, ठीक है। और ये एक बंदा है जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और ये क्या है, इसने एक रस्सी डाली हुई है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। एक्यूजेशंस लगा रखा है हमारे पे, प्रोवोकेशंस लगा रखे हैं। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया तुम लोगों ने पंचशील एग्रीमेंट तोड़ा है। क्या तोड़ा है, पंचशील एग्रीमेंट तोड़ा है। मुझे फटाफट से बताओ पंचशील एग्रीमेंट का ईयर क्या है, पंचशील एग्रीमेंट का ईयर बताओ फटाफट से, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, डेट बता दोगे तो और भी बढ़िया, ठीक है सर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, गौतम नागपाल का बिल्कुल सही आंसर है, श्री आदित्य का बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। रोनी, हाँ, माओ ज़ेडुंग। अब देखो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 1949 में माओ ज़ेडुंग ने क्या करा, माओ ज़ेडुंग ने, है ना, या फिर इसको माओ सेत्संग भी बोला जाता है। माओ ज़ेडुंग ने क्या करा, चाइनीज रिवॉल्यूशन करा और फिर इसकी डेथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 1976 तक जिंदा रहेगा वो, समझ में आया कि नहीं आया। तो माओ ज़ेडुंग अभी भी लीडर है, लेकिन अब लीडर जो है उसको साइड में बिठा रखा है और प्रीमियर बनता जाएगा दूसरा बंदा। तो माओ ज़ेडुंग तो जिंदा है, ठीक है। और माओ ज़ेडुंग ने क्या कर रखा है, सारी प्लानिंग वगैरह पीछे से वही कर रहा है। जवाहरलाल नेहरू को घेरे में ले रखा है, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रोवोकेशंस, एक्यूजेशंस लगा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये क्या बोल रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट विद चाइना इरप्टेड इन 1960। ये भी याद रखना, चाइना के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट होना, झगड़े होना, वो स्टार्ट हो गए थे 1960 से ही। टॉक्स बिटवीन नेहरू एंड माओ प्रूव्ड फ्यूटाइल। और नेहरू के और माओ के बीच में जो टॉक्स हो रहे थे, जो बातें हो रही थी, वो फ्यूटाइल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खराब हो रही है बातें। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है क्या 100%। हाँ, 1954 यशिका शर्मा का और शिवा का बिल्कुल आंसर सही है कि सर 29/4 व्हाट 1954। गुड, डन। चलो आगे आते हैं हम लोग। जरा मुझे बताओ कि ये वाला कार्टून क्या बता रहा है हम लोगों को, बताओ जरा क्या बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 बुलक्स दिख रहे हैं, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। फिर ये बता रहा है कि 9 साल के बाद जरा दोनों बुलक्स जो है आपस में इनकी बन नहीं रही है। फिर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दोनों बुलक्स कतई एक दूसरे के अगेंस्ट में हो गए और यहाँ तो लड़ने ही लग गए। तो ये क्या दर्शा रहा है हम लोगों को। अगर किसी ने भी वो करेक्ट वर्ड बता दिया ना, पप्पी दे दूंगा, याद, मतलब पप्पी नहीं, मतलब क्या कर दूंगा, हक भी नहीं करूंगा तुम लोगों को। अच्छा बताइए क्या दर्शा रहा है, कांग्रेस को दर्शा रहा है? नहीं, कांग्रेस को तो दर्शा रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर क्या दर्शा रहा है? स्प्लिट इन कांग्रेस नहीं, सिर्फ ये पूछता तो स्प्लिट इन कांग्रेस बोलते तुम लोग, ठीक है। मुझे बताओ कि ये पूरा कार्टून क्या दर्शा रहा है। कोई एक बंदा जो सही आंसर दे, सही आंसर देने वाला एक बंदा। डिवीजन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, सही वर्ड नहीं आ रहा है मेरे पास, एक भी नहीं। अरे तुम्हारी तो नाक कटवाओगे, पहले ही छोटी नाक है मेरी, कटवाओगे कि तुम लोग बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। ध्यान सुनो, हाँ, किसने लिखा फैक्शंस, गौतम नागपाल, एग्जैक्टली, है ना। फैक्शंस दिखा रहा है कांग्रेस में, है ना, फैक्शनल राइवलरी दिखा रहा है कांग्रेस में। क्या दिखा रहा है? फैक्शनल राइवलरी इन कांग्रेस।
इंडियन नेशनल कांग्रेस में फैक्शनल राइवलरी दिखा रहा है बाबू, समझ में आ गई नहीं है? इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या दिखा रहा है? फैक्शनल राइवलरी दिखा रहा है ये। देखो पहले तो बढ़िया चल रहा था, फिर क्या हुआ, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई, फिर क्या हो गया, एकदम कतई अलग हो गए। 22 साल बाद यानी कि 1969 में स्प्लिट आ गया। क्लियर है? पक्की बात है, 100%। देखा, यही तो चक्कर है। और ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है, ये क्या बोल रहा है, स्प्लिट इन कांग्रेस तो दर्शा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ फैक्शनलिज्म इन कांग्रेस दर्शा रहा है। ठीक है, सिंडिकेट और किसके बीच में? इंदिरा गांधी के बीच में। मुझे बताओ कि इंदिरा गांधी स्प्लिट के बाद इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस होगी उसको कांग्रेस ओ बोला जाएगा, कांग्रेस आर बोला जाएगा, या कुछ और बोला जाएगा? फटाफट से लिख कर बताओ। डन, चलो आगे आते नेक्स्ट पे। इधर देखो जरा, मुझे बस आप लोग ये बताओ कि ये वाला जो कार्टून है ये कौन से इलेक्शंस को दर्शाता है? मुझे ईयर बताओ आप लोग, इलेक्शंस का ईयर बताओ। हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस आर बिल्कुल सही बता रहा है, सूर्यकांत, रिया चौहान, माइकल, गुड है ना, मान्या, ये कौन है, ब्लू स्क्रीन, गुड। मुझे बस ये बताओ कि ये वाला जो कार्टून है ये दर्शा क्या रहा है, ये क्या बता रहा है ये वाला कार्टून, बताइए जरा। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो। 900 बच्चा देख रहा है और सिर्फ लाइक है 500। ठीक है, तो फटाफट से लाइक करो। और अगर किसी ने शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दो यार, मोइन सर के लिए कर दो, झकास। बताओ हाँ, ये इस क्वेश्चन 1966 कौन बताइए? अजय राय, शाबाश, 100%। सर 1966 के इलेक्शंस को बता रहा है ये तो। 1966 के कौन से इलेक्शंस को बता रहा है ये? सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस को, सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस ऑफ 1966। अरे याद आया क्या? देखो 1966 में डेथ हो गई थी किसकी? आप लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा कि किसकी डेथ हो गई थी 1966 में। और उसके बाद सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस हो रहे थे इस बंदे के बीच में। कौन है ये? मोरारजी देसाई, हाँ कि ना। और दूसरा कौन है? इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में क्या हुई थी? फैक्शनल राइवलरी चल रही है। इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच में मतलब राइवलरी चल रही है, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस करवाए गए 1966 में। जीतता कौन है? इंदिरा गांधी जीतती है बाय 2/3 वोट्स, है ना। और 1/3 वोट से ये क्या करता है? ये हार जाता है। क्या नाम है इसका? मोरारजी देसाई। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, मुझे बस ये बताओ कि मोरारजी देसाई कहाँ के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं? और एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे बस। इंदिरा गांधी का बिल्कुल सही आंसर है, डेथ हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का। मुझे बस ये बताओ कि इंदिरा गांधी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब थी? व्हेन वाज शी द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन से ईयर में थी? फटाफट से आंसर दो और बताओ क्या आंसर रहने वाला। हाँ, बॉम्बे के रह चुके हैं, बिल्कुल सही बात है आप लोगों का कि मोरारजी देसाई वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे। ठीक है, और ये भाग रहे तब तक ये जीत चुके। और ये लोग कौन है जो पीछे खड़े हुए? ये जो बंदा बहुत ज्यादा हंस रहा है ना, ये के कामाराज है। एंड के कामाराज को हम लोग मान सकते हैं क्या? ही वॉज द लीडर और ही वॉज द हेड ऑफ द सिंडिकेट, हेड ऑफ सिंडिकेट। और ये सारे के सारे लोग जो खड़े हैं वो सिंडिकेट है। सिंडिकेट को अपन किंग मेकर्स बोल सकते हैं। क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? 100%। हाँ, अनडिवाइडेड बॉम्बे वैसे भी अनडिवाइडेड था, है ना। अनडिवाइडेड गुजरात और महाराष्ट्र बोलते तो ज्यादा सही रहता। चले आगे, 1958 100% सही है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट 1958 में बनी थी इंदिरा गांधी। मजा आ रही है? पक्का याद तक सारी चीजें क्लियर? तो जरा दिखाओ जरा फटाफट से अपने गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर एकदम समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीक्रेट बैलेट इलेक्शंस 1966 के बारे में दर्शा रहा है। आगे आते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन जो है शायद आप लोग आंसर ना दे पाओ इसका। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है, देखो अगर आप लोग थोड़ी सी आपकी नजर तेज है ना तो आप लोगों को यहां पर BKD देखने को मिल रहा है। और BKD का मतलब है भारतीय क्रांति दल। और अगर आपको लोगों को यह पता है कि भारतीय क्रांति दल का फाउंडर कौन है तो आप लोग बता दोगे कि ये बंदा कुछ कोशिश कर रहा है। मुझे बस ये बताओ कि भारतीय क्रांति दल का फाउंडर कौन है? फटाफट से। सोजा कैट कह रहा है सर यू लेफ्ट मेनी कार्टून। देखो भैया, कार्टून्स में और फोटोज में डिफरेंस होता है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहे पेपर में, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने एक भी नहीं छोड़ा है बाबू, समझ में आया कि नहीं? चेक कर लेना जाके। ये कॉम्पिटिटर्स तो नहीं आ रहे मेरे दूसरे चैनल वाले कि सर यू लेफ्ट मेनी कार्टून, ताकि बच्चे चले जाए। चल बताइए, चरण सिंह एग्जैक्टली कौन है? भारतीय क्रांति दल का फाउंडर 1967 में बनी है और इसका फाउंडर है चौधरी चरण सिंह आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज सुनो आप ध्यान से। चौधरी चरण सिंह ने कब कोशिश करी थी? चौधरी चरण सिंह ने 1974 में कोशिश करी थी यूनाइटेड फ्रंट बनाने की। मतलब क्या? मतलब जो जनता पार्टी बनेगी ना 1977 में, उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं क्या करने की? यूनाइटेड फ्रंट बनाने की। क्लियर है? पक्की बात है? 100%। चले आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मुझे बताओ कौन से इलेक्शंस के बारे में बात करी जा रही है?
मुझे बताओ कौन से इलेक्शंस के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे इंदिरा गांधी दिख रही है, ये एक बंदा है कोई, ये एक बंदा नीचे गिरा पड़ा है कोई, उसके ऊपर कांग्रेस लिखा हुआ है, और ये एक बंदा जो रो रहा है, ठीक है, घुटनों पे बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ कि ये बंदे कौन कौन है, मुझे बताओ कि कौन से इलेक्शंस की बात करी जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस है इसमें। ठीक है, हाँ बिल्कुल सिमरन, वेरी गुड, सही आंसर है तुम्हारा। ग्रैंड अलायंस नहीं, ग्रैंड अलायंस तो 1971 के पहले बन रहा है ना। 1969 तनाज सिद्दीकी का आंसर आ गया कि सर 1969 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बता रहा है, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बारे में बता रहा है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। और ये जो बंदा बहुत चीयर कर रहा है, जिसके है गारलैंड पहनी हुई है ना, चड्डी पहनी हुई है इसने, ठीक है, कौन है ये बंदा? ये है वीवी गिरी, है ना। वीवी गिरी उस टाइम पीरियड में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, लेकिन इनसे रिजाइन करवाया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, इसको लग रहा है कि इसने हराया है, किसको? इस बंदे को। ये जो बंदा गिरा पड़ा है इसका नाम क्या है? एन संजीवा रेड्डी। तो एन संजीवा रेड्डी इस टाइम पीरियड में क्या थे? एन संजीवा रेड्डी वॉज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। क्या थे ये? स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे, आगे ना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा थे। जी सर, समझ में आ गया। और ये बंदा जो रो रहा है ना यहाँ पे, घुटने पे बैठा हुआ जो, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट है उस टाइम पीरियड का। और ये जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है निजलिंगप्पा। निजलिंगप्पा को फादर ऑफ मॉडर्न डैश बोला जाता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कि ये डैश में क्या आएगा। ठीक है, ही वॉज नोन एज, निजलिंगप्पा इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न विच स्टेट, विच कौन से स्टेट का फादर माना जाता है किसको? निजलिंगप्पा को। आप लोग बताएंगे। और ये बंदी कौन है? ये कौन है? ये इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी ने हराया है। ठीक है, इसको लग रहा है कि इसने हराया। याद रखना एक और चीज़, क्या इस कार्टून का नाम पता है तुम्हें क्या है? इस कार्टून का नाम है द लेफ्ट हुक। क्या नाम है? द लेफ्ट हुक। क्वेश्चन ये है कि सर लेफ्ट हुक क्यों? और इंदिरा गांधी ने लेफ्ट वाले में ही वो क्यों पहना है? बॉक्स, क्या कहते हैं उसको? ग्लव। ठीक है, क्योंकि इंदिरा गांधी 10 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई थी, याद आया क्या? ठीक है, द लेफ्ट हुक। ठीक है, मतलब किसके लिए काम कर रही है? सोशलिज्म, है ना, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ द सेशन 1955। कनेक्ट हो रहा है क्या सारा? कर्नाटका, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। क्या इसको बोला जाता है निजलिंगप्पा को? ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका बोला जाता है, या मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका भी बोला जाता है, मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका। क्लियर है क्या? पक्की बात है क्या? 100% है क्या? यहाँ तक समझ में आ गया है तो जरा गंदे गंदे से अंगूठे दिखाओ और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चले आगे। तो क्या बोल रहा है? द लेफ्ट हुक वॉज पब्लिश्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ वीवी गिरी द बॉक्सर विद द गारलैंड ओवर द नॉमिनी ऑफ द सिंडिकेट रिप्रेजेंटेड हियर बाय निजलिंगप्पा ऑन हिज नीज। चलो बहुत बढ़िया। ये वाला बताओ जरा मुझे, ये वाला बताओ। ये वाले कार्टून में आप लोग मुझे ये बताओ कि ये क्या दर्शा रहा है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, इस पॉलिटिकल पार्टी को अपन किस नाम से जानेंगे? इस पॉलिटिकल पार्टी को हम किस नाम से जानेंगे? और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू बापूज विश। बापू मतलब कौन? महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, महात्मा गांधी के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? वी वुड लाइक टू रिमाइंड यू बापूज विश वॉज टू सी द कांग्रेस डिसॉल्व, है ना। और महात्मा गांधी ने यही कहा था कि भैया आज़ादी हो गई है, कांग्रेस का काम पूरा हो गया, अब कांग्रेस को खत्म कर दो। नेहरू जी ने करा नहीं खत्म। ठीक है, ये क्या दर्शा रहा है? स्प्लिट इन कांग्रेस दर्शा रहा है ये भी। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द इंडियन नेशनल सिंडिकेट। ठीक है, तो सिंडिकेट की ये बन चुकी है कांग्रेस ओ, ऑर्गेनाइजर वाली कांग्रेस, और ये रिक्वेशनिस्ट वाली कांग्रेस यानी कि कांग्रेस आर। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि कांग्रेस आर को बाद में किस नाम से जाना जाएगा? कांग्रेस आर को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से? फटाफट से बताओ। कांग्रेस ओ, कांग्रेस आर को एक और नाम से जाना जाता है, फटाफट से बताओ कि किस नाम से जाना जाता है। और मुझे बताओ कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था? एंड इंदिरा इज इंडिया, ये नारा किसने दिया था 1974 के आसपास? बताइए जरा, अगर बता पाओगे तो। हाँ, रियल कांग्रेस नहीं, रियल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आई के नाम से जाना जाता था। सर कांग्रेस आई मतलब आई फॉर इंदिरा, कांग्रेस आर को ही कांग्रेस आई बोला गया था। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है? फैक्शनल राइवलरी दिखा रहा है। बीच वाला बंदा के कामराज है। ठीक है, ये निजलिंगप्पा है, वो कौन है मुझे नहीं पता। डन, पक्की बात है। डी के बरुआ, एग्जैक्टली डी के बरुआ वो बंदा था जिसने क्या करा था? डी के बरुआ वो बंदा था जिसने ये डायलॉग दिया था, कौन सा? इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। चलो ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ कार्टूनिस्ट इंप्रेशन ऑफ द लीडरशिप राइवलरी इन द कांग्रेस पार्टी इन 1969। चलो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है हमारे पास। अच्छा मुझे सबसे पहले बताओ आप लोग, क्या कौन से इलेक्शंस की बात हो रही है?
इलेक्शन, है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन, थर्ड जनरल इलेक्शन, फोर्थ जनरल इलेक्शन या फिफ्थ जनरल इलेक्शन, मैंने इलेक्शन का नाम पूछा, ईयर नहीं पूछा आप लोगों से। तो मुझे फटाफट से बताओ कि मिथिला कह रही है सर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में आया नहीं है ना, हमें दिखाया नहीं है, सिलेबस में दिया ही नहीं है, तो क्यों करें हम लोग? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। जो मैं करा रहा हूँ इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, आएगा तो मेरे से आके बात कर लेना, फिर तो नंबर चले ही जाएंगे तुम्हारे, क्या बात करोगे, रहने दो। हाँ बताओ। द ग्रैंड फिनिश, हाँ एग्जैक्टली, शिवम ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर ये वाला जो कार्टून है इसका नाम है द ग्रैंड फिनिश, द ग्रैंड फिनिश। और आप लोगों को यहाँ पर देखकर पता लगना चाहिए था मिड टर्म रेस। मिड टर्म रेस क्यों बोला जा रहा है इसको? क्योंकि 1971 में जो इलेक्शंस हुए थे ये मिड टर्म इलेक्शंस थे। सर मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं? ध्यान सुनना, मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म इलेक्शंस अपन कहते हैं किसको? मिड टर्म इलेक्शंस अपन कहते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस अपन कहते हैं जब मान लो कोई गवर्नमेंट बनी है, तो गवर्नमेंट का टाइम पीरियड क्या होता है? 5 साल का, हाँ ना। लेकिन 5 साल अगर कोई गवर्नमेंट कंप्लीट ना कर पाए और दोबारा इलेक्शंस करवाने पड़ जाए तो उन इलेक्शंस को मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। एग्जांपल देता हूं, 1967 में इंदिरा गांधी जीती, अगले इलेक्शंस होने चाहिए थे 1972 में, लेकिन इंदिरा गांधी 1970 में ही क्या करवाती है? लोकसभा को डिसॉल्व करवाती है और इलेक्शन जल्दी करवाती है, जल्दी इलेक्शंस हो जाते हैं। 1971 में इलेक्शंस हो जाते हैं, फिफ्थ जनरल इलेक्शंस, इसको बोलेंगे मिड टर्म इलेक्शंस। इसी तरीके से 1989 के इलेक्शंस देखो, 1989 में इलेक्शंस होते हैं, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनती है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट 1991 तक चल पाती है, इसके बाद नहीं चल पाती, तो 1991 में इलेक्शंस करवाने पड़ जाते हैं, 5 साल पूरे नहीं हुए इस गवर्नमेंट के, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? 1991 के इलेक्शंस को भी मिड टर्म इलेक्शंस बोलेंगे। क्लियर है क्या? डन है क्या? पक्की बात है क्या? तो इसमें क्या बोल रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कौन आई है? इंदिरा गांधी आई है, ठीक है। और ये कौन है? ये सारे के सारे अपोजिशन है, याद रखना, ये ग्रैंड अलायंस नहीं है, ठीक है। तो बच्चे कई बार क्या करते हैं, आंसर दिखते कि ये ग्रैंड अलायंस है, नहीं, ये सिर्फ ग्रैंड अलायंस नहीं है, ये सारे की सारी अपोजिशन है, सारी की सारी अपोजिशन है, सिर्फ ग्रैंड अलायंस नहीं है। क्योंकि ये जो हम लोग को दिख रहा है ये डीजे लिंगप्पा ही है, ये के कामाराज ही है, ठीक है, और बाकी सारे के सारे कौन है? अपोजिशन भी खड़े हुए हैं। डन। देखो क्या बता रहा है, द ग्रैंड फिनिश इज हाउ a cartoonist interpreted the outcome of the 1971 elections. Players on the ground are the then leading opposition figures. Opposition figures के बारे में बताया, इसने नहीं बताया हम लोगों को कि ये क्या है, इसने ये नहीं बताया हम लोगों को कि ये ग्रैंड अलायंस है, ठीक है। सर लोकसभा तो मेजॉरिटी ना होने के कारण डिसॉल्व होती है ना? हाँ, लोकसभा जो है मेजॉरिटी ना होने के कारण डिसॉल्व होती है, लेकिन लोकसभा को प्राइम मिनिस्टर खुद भी डिसॉल्व कर सकता है। समझ में आएगी ना? प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोल सकता है कि लोकसभा डिसॉल्व करवा दो कभी भी, और वो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। चलो आगे आते। नेक्स्ट, नेम द इलेक्शंस। ये बोला कि इलेक्शंस का नाम बताओ। द कप दैट चीयर्स मैसिव सपोर्ट, ठीक है, ये कप है और कप में से एक बंदा बाहर आ रहा है, ठीक है, और कुछ मांग रहा है इंदिरा गांधी से, ठीक है, ये इंदिरा गांधी है। मुझे बस इतना बताओ कि ये कौन से इलेक्शन है, और मुझे बताओ कि क्या स्लोगन दिया गया था इस टाइम पीरियड में। What was the slogan given? What was the slogan given? रिया के लिए सर क्लियर है, ओके, डन डन डन। बताओ फटाफट से, स्लोगन क्या दिया गया था इस टाइम पीरियड में? स्टेट इलेक्शंस 1972? नहीं हेमल, क्यों स्टेट इलेक्शंस? गरीब बंदा दिख रहा है, गरीब बंदा बाहर निकल रहा है ना, पाकिस्तान के 2 टुकड़े थोड़ी दिख रहे हैं हम लोगों को, गरीब बंदा बाहर निकल रहा है। तो 1971 के इलेक्शन है, ऑफ कोर्स 1972 की क्यों होंगे इलेक्शंस? 1971 के इलेक्शन है। कौन से इलेक्शन है? 1971 के इलेक्शन है। और स्लोगन दिया गया था कौन सा? रिमूव पॉवर्टी, या गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का, ठीक है। तभी तो गरीब बंदा बाहर आ रहा है कि भैया ला भैया, है ना, ये ले वोट, मैसिव विक्ट्री मिल गई तुझे, मैसिव सपोर्ट दे दिया, अब ला, अब डाल दे कुछ। समझ में आया कि नहीं? डन। चलो गुड 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 गुड, आगे आते। ये बताओ अब इस इलेक्शन के बारे में बताओ, अब बता हेमल इस इलेक्शन के बारे में। इलायची कान से आ रहा है, इससे गरीबी हटाओ, बिल्कुल सही है, शाबाश शाबाश शाबाश। चौहान गरीबी हटाओ कह रहा है, बिल्कुल सही है। इसका बताओ मुझे फटाफट से बताओ कि ये वाले जो जनरल इलेक्शंस है ये कौन से इलेक्शंस है? फटाफट से। हाँ करिश्मा, तुम्हारा पिछला आंसर बिल्कुल सही है। मीनाक्षी बिल्कुल सही आंसर है। रिया, प्रिया, मंजू, सना शेख, आकाश ठाकुर, गुड गुड गुड। गोविंद, नाइस। स्टेट इलेक्शंस, प्रभाकर वर्मा का आंसर आ रहा है, सूर्यकांत का आंसर आ रहा है, और कौन है? मुस्कान ठाकुर अभी तक गरीबी हटाओ दे रहे। सिद्धि तिवारी कह रही है यस सर। गौतम नागपाल आ रहा है सर, स्टेट इलेक्शंस 1972, बिल्कुल सही है। ये स्टेट इलेक्शंस 1972 को दर्शाता है, स्टेट इलेक्शंस 1972 को दर्शाता है। स्टेट इलेक्शंस में हर स्टेट में, 1972 के इलेक्शंस में हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार आई थी। क्वेश्चन है कि कांग्रेस की सरकार क्यों आई थी? ऐसा क्या हुआ था 1971 में, या ऐसा क्या हुआ था दिसंबर 1971 में, जिसकी वजह से इंडिया के सारे लोगों ने, ऑलमोस्ट
क्या बहुत सारे लोगों ने इंदिरा गांधी को ही वोट दिया, कांग्रेस को ही वोट दिया और हर स्टेट में कांग्रेस की सरकार बन गई थी। और ये इंदिरा गांधी क्या कर रही है, ये इंदिरा गांधी चीफ मिनिस्टर बनवा रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कौन सा ये यहाँ पर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ पे हरियाणा का चीफ मिनिस्टर बना रही है, पंजाब पीछे खड़ा हुआ है, एमपी पीछे खड़ा हुआ है, ये महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि दिसंबर 1971 में ऐसा आखिर हुआ क्या था? बांग्लादेश वॉर हुई थी या पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे अपन ने, है ना, मतलब एक ही बात है, बांग्लादेश बनवा दिया था हम लोगों ने, है ना, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, गुड। तो ये क्या बता रहा है, द न्यू मैनर ऑफ चूजिंग चीफ मिनिस्टर्स बाय इंदिरा गांधी इंस्पायर्ड दिस कार्टून। इंदिरा गांधी अपनी मर्जी से क्या कर रही थी, किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना रही थी। डन, चलो आगे आते नेक्स्ट कार्टून पे। नेक्स्ट कार्टून देखो जरा क्या। अच्छा, मुझे आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये जो बंदा है जो सेव डेमोक्रेसी का नारा लेकर बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है? ठीक है, ये लोग कौन है? ये सारे के सारे कांग्रेस ही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। ठीक है, और ये बंदा जो है, ये इस बंदे को देखकर बोल रहा है कि लुक, ही इज ट्राइंग टू सबवर्ट डेमोक्रेसी, क्रिएट कैओस, ग्रैब पावर। ये बोल रहा है कि भैया देखो, इसको देखो, ये क्या कर रहा है, ये डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये क्या कर रहा है, दंगे करवाना चाहता है, ये क्या करना चाहता है, पावर हाथ में लेना चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? इस बंदे का नाम बताओ मुझे। और यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है इंडिया की कंडीशन कैसी है। इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इंडिया में लॉलेसनेस चल रहा है ना, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, वायलेंस चल रहा है, दंगे चल रहे हैं, प्राइस राइज भी चल रहा है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण को किस और नाम से जाना जाता है? फटाफट से बताओ कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास लोकनायक और जननायक। फटाफट से बताओ कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक बोला जाता है या जननायक बोला जाता है? बताओ, लोकनायक या जननायक, फिर आगे चलेंगे। फटाफट से। ऑन द बिहाफ ऑफ नारायण। अच्छा ठीक है, लोकनायक जेपी नारायण, है ना, क्या बोला जाता है इनको? लोकनायक। अच्छा, जयप्रकाश नारायण ने पॉलिटिक्स कब छोड़ी थी? जयप्रकाश नारायण लेफ्ट पॉलिटिक्स इन विच ईयर? जयप्रकाश नारायण ने कौन से ईयर में पॉलिटिक्स छोड़ी थी? जरा फटाफट से लेकर बताओ। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मुझे इसमें बताना है कि ये जो बंदा पीछे खड़ा हुआ है ये कौन है? ठीक है, ये क्या है? कंडीशनल स्टे ऑर्डर। ठीक है, कंडीशन पे बैठी है ये। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे क्या बोल रहे हैं? स्टे। ठीक है, अब ये क्या दर्शा रहा है, ध्यान सुनो। 1975 में हुआ क्या था? 1975 में अगर आप लोगों को पता हो तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट दिया था। और उस इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट ने क्या बताया था कि भैया इंदिरा गांधी अब प्राइम मिनिस्टर तो है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको 6 महीने के अंदर, विदिन 6 मंथ्स क्या बनना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर बन के दिखाना पड़ेगा। यही बोला था क्या? हाँ, यही बोला था सर। ठीक है, और स्टे ऑर्डर किसने दिया है? स्टे ऑर्डर दिया है कोर्ट ने। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रोटेस्ट करने आए रामलीला मैदान में, ये सारे के सारे पार्लियामेंट तक पहुंच गए। ठीक है, और ये इंदिरा गांधी खुश हो रही है इनको देख के, ऐसे दिखाया गया इस कार्टून में। ठीक है, और ये जो बंदा पीछे बैठा हुआ है, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। यही तो है DK बरुआ। यही तो है कौन? DK बरुआ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, और ये क्या है? ये देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, पॉलिटिकल क्राइसिस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉलिटिकल क्राइसिस लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? माने के लिए सर लॉन्ग क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 मार्क्स वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग वाले कल सुबह 11 बजे करवाने वाला हूं। कल सुबह 11 बजे अपना पेन कॉपी वगैरह सब कुछ लेके आ जाना। डन है? क्लियर? चलिए आगे, चलो इसको पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे बताओ कौन से इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है? फटाफट से बताओ, यहाँ पर कौन से इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए, इन लोगों का नाम भी देखेंगे अपन। ये कांग्रेस गिरी हुई है। कौन गिरा हुआ है? कांग्रेस गिरी हुई है। इधर देखो जरा क्या क्या दिखाया हुआ है इसमें दिखाया हुआ है इमरजेंसी का टाइम पीरियड हम सबको पता है, जून 1975 से लेकर कब तक? जनवरी 1977 तक। ठीक है, कांग्रेस गिरी पड़ी है। दूसरा क्या है? इधर देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट, है ना, इसके बारे में पता है हम लोगों को। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या था? मीज़ा के बारे में हो सकता है कि आपको ना पता हो, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट था। 1971 का, और इस एक्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा पावर्स दे दी गई थी प्राइम मिनिस्टर को। और प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, और यहाँ पर जो बंदे ये देखो, सेंसरशिप किस पे लगाई थी? सेंसरशिप न्यूज़पेपर्स पर, मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स वगैरह पर, मीडिया वगैरह पर। ये बंदा कौन है? ये बंदा है अटल बिहारी वाजपेयी है ये बंदा कौन है? ये जो बंदा दिख रहा है हम लोगों को पीछे, ये है कौन?
मोरा, ये चरण सिंह है। कौन है? चरण सिंह, चरण सिंह, ठीक है। ये कौन है बंदा? ये है मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई जो कि प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। और ये बंदा कौन है? ये है जगजीवन राम। मुझे ज़रा जगजीवन राम के, मुझे आप लोग बताएंगे जगजीवन राम के पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, जल्दी बताओ। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम की जब तक डेथ नहीं हो जाएगी तब तक ये कोई भी इलेक्शन हारेंगे नहीं, ये भी याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और ये किस टाइम पीरियड का दिखाया जा रहा है? ये दिखाया जा रहा है 1977 के जनरल इलेक्शंस, 1977 के जनरल इलेक्शंस को दर्शाया जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? 1977 के जनरल इलेक्शंस को दर्शाया जा रहा है। बोलो हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। कॉमन मैन नहीं है, कॉमन मैन तो ये कॉमन मैन है, ठीक है, जिसने क्या करा है? जिसने उठा के पटक दिया है किसको? कांग्रेस को, ठीक है, दानव को उठा के पटक दिया। क्लियर? पक्का 100%? याद तक समझ में आ गया तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे। और आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि सर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम की पॉलिटिकल पार्टी है, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनी है कब? 1977 में ही, ये भी याद रखना। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट कार्टून पे, देखते हैं नेक्स्ट कार्टून क्या हमारे पास। ये पढ़ लेना आप लोग, दे दूंगा मैं आप लोगों को। आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो आप लोग मुझे क्या करिए? मेल करिए। कहाँ पर मेल करोगे? khan.ayu@adda247.com पर, और मेल करके मुझे बोलोगे सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। सारी की सारी PDF आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है। देखो जरा क्या बता रहा है ये बता रहा है कि एक बंदा है मोरारजी देसाई है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में लोग बात कर रहे हैं और ये कह रहा है कि सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है, आई कांट हियर यू। दूसरी चीज़ क्या है? यहाँ पे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी कह रही है कि मैंने जनता पार्टी को गिराया, ठीक है। क्या बोल रही है? मैंने जनता पार्टी को गिराया। और यहाँ पर जो लोग हैं ये कौन है? ये जनता पार्टी वाले लोग हैं। तो ये बोल रहे हैं कि दैट्स अ लाई, कह रहे ये झूठ बोल रही है, ठीक है। एवरीबडी नोज वी ऑल वर्कड फॉर 2 years एंड ब्रॉट इट डाउन। ये बोल रहे हैं कि हम सब लोगों ने इकट्ठा काम किया जनता पार्टी को गिराने के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। फैक्शनल राइवलरी चल रही थी जनता पार्टी के अंदर, ठीक है। और ये क्या चल रहा है? ये क्या है? ये क्या दिख रहा है? हाँ, ये एक अम्ब्रेला है, ठीक है, अम्ब्रेला है। हम सबको पता है कि जनता पार्टी में 6 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज थी। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने एक एब्रिविएशन बनाया था इसमें। क्या बनाया था? मैंने नहीं बनाया था, मेरी एक स्टूडेंट ने ही बनाया था, उसने बना के दिया था मुझे कि कल स्वाति चाय सुट्टा पीने बाजार चली, बाजार चली, ठीक है। तो इसमें क्या है? भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल। स्वाति से क्या आ जाएगा? S से सोशलिस्ट पार्टी या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कुछ भी लिख दो, सोशलिस्ट लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है। C से क्या आ जाएगा हमारे पास? कांग्रेस O आ जाएगा, कांग्रेस O आ जाएगा। S से क्या आ जाएगा हमारे पास? S से आ जाएगी स्वतंत्र पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ठीक है। B से आ जाएगा हमारे पास भारतीय जनसंघ BJS, और C से आ जाएगा हमारे पास कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। इसमें क्या दिखाया जा रहा है? ये जो लास्ट वाली फोटो है इसको बहुत अच्छे से देखना, ये आ सकता है पेपर में, ठीक है। इसमें क्या दर्शाया जा रहा है? सर इतने सारे कार्टून्स में से सर किसके आने के चांसेस है? जो बुक 2 है ना, उसमें से कार्टून आने के ज़्यादा चांसेस है, बुक 1 से नहीं है, ठीक है। बुक 2 से ज़्यादा कार्टून आने के चांसेस है, और मुझे भी लग रहा है कि बुक 2 से आएगा। और मैंने आप लोग को बताया था कि क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, और दूसरा कौन सा है? क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर और चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि वहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलो मेरा है, पक्का नहीं है कि वहाँ से आएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि वहाँ से आएगा, ठीक है। अच्छा इधर देखो जरा, इसमें क्या दिखाया जा रहा है? इसमें दिखाया जा रहा है कि जगजीवन राम खड़े और बाकी लोग खड़े, और ये क्या है? ये एक अम्ब्रेला है, लंबा सा अम्ब्रेला है, ठीक है, और इसको खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाय ऑल मीन्स लेट्स गेट अंडर वन अम्ब्रेला बट लेट मी डू इट फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें क्या चल रही थी? फैक्शनल राइवलरी तो चल रही थी। जगजीवन राम को भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, चरण सिंह को भी प्राइम मिनिस्टर बनना था, मोरारजी देसाई को भी प्राइम मिनिस्टर बनना था। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक और चीज़, मुझे आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो। मुझे बताओ कि 1977 में जब प्राइम मिनिस्टर बने थे कौन? प्राइम मिनिस्टर बने थे मोरारजी देसाई। तो 1977 में डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बना था? जरा फटाफट से लिखकर बताओ, ठीक है। आगे आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जनता पार्टी फैक्शन फाइट इंस्पायर्ड मेनी कार्टून्स एट दैट टाइम, हियर इज अ सिलेक्शन। चलो आगे आते हैं, जल्दी से बताओ कौन से इलेक्शंस की बात हो रही है? नेम द इलेक्शंस, नेम द इलेक्शंस। हाँ, फातिमा व्लॉग्स के लिए वंडरफुल लेक्चर, थैंक यू सो मच फातिमा। हेलो सर, कार्टून MCQ बेस्ड आएगा क्या? कार्टून आता है और कार्टून के ऊपर 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, है ना। 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो वो 4 क्वेश्चन एक लाइन के 1 मार्क्स के ही होते हैं, ठीक है। और कई बार क्या होता है, एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बना लेते हैं वो लोग, तो उस हिसाब से आ जाएगा, ठीक है। जब मैं आप लोगों को गेस्ट पेपर कराऊंगा ना, तब देख लेना, गेस्ट पेपर वाली वीडियो भी आने वाली है,
ठीक है, मतलब मैं ही लेके आऊंगा, लाइव ही लेके आऊंगा उसको, टेंशन मत लो, ठीक है। 1980 के इलेक्शंस 100% राइट है आप लोगों का कि सर 1980 के इलेक्शंस के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, ठीक है, देश बचाओ। और ये क्या है, ये पूरे की पूरे अपोजिशन है जिसको डस्टबिन में डाला गया है, और स्वीपिंग द पोल्स, और ये क्या है, झाड़ू लेके घूम रही है और कचरा सारा के सारा इसने डस्टबिन में डाल दिया, जनता पार्टी को डस्टबिन में डाल दिया, और 1980 में दोबारा से रिस्टोरेशन होता है कांग्रेस का। क्लियर? चलो मिड टर्म इलेक्शन, बिल्कुल जिसने भी लिखा था बिल्कुल सही है, डन। खुशी कह रही है सर हाउ टू रिमेंबर डेट्स, खुशी मैं वीडियो ले आऊंगा इस पे, देख लेना आप। देखो जरा क्या बता रहा है ये वाला कार्टून, मुझे बताओ कि ये वाला कार्टून कौन से फिनोमिना के बारे में बता रहा है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बता रहा है, ठीक है। चलो एक हिंट दे देता हूं मैं आप लोगों को कि ये जो बंदा है, ये बंदा मनमोहन सिंह है, मनमोहन सिंह है, सरदार मनमोहन सिंह। लेकिन ये अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये अभी फाइनेंस मिनिस्टर है। और यहाँ पे लोन लिखा हुआ है, लोन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोन, ठीक है। तो लोन 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 से ये क्या कर रहे हैं, कुछ सीढ़ियां बना रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये क्या दर्शा रहा है। सिद्धि तिवारी, थैंक यू सो मच, बताइए आंसर। हाँ, जो उसका आंसर था ना कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बना था 1977 के बाद, तो जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह, दोनों बने थे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कोई एक नहीं था, 2 डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स थे। डन। हाँ, एलपीजी के रिफॉर्म्स को न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में था ये, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलो जल्दी जल्दी से बताइए कि न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इनिशिएट किसने किए थे, हु इनिशिएटेड द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। एक और चीज, ये वाला पेपर में कार्टून आ जाए तो इस बंदे के बारे में पूछा जाएगा कि ये बंदा कौन है, याद रखना मनमोहन सिंह है। फिर इस बंदे के बारे में पूछा जाएगा कि ये बंदा कौन है जो IMF वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा है, ये है PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव वॉज द बंदा जिसके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, ये वो बंदा था जिसके टाइम पीरियड में इंप्लीमेंट किया गया था LPG की पॉलिसीज को, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ओपन डोर पॉलिसी को क्या करा गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, इंप्लीमेंट। क्लियर? बोलो हाँ कि ना। हाँ, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, बिल्कुल 100% राइट आंसर आप लोगों का है कि सर इनिशिएट इसको किया गया था राजीव गांधी के टाइम पीरियड में, राजीव गांधी के टाइम पीरियड में। एग्जैक्टली 100% राइट आंसर आप लोगों का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये क्या बता रहे हैं, लोग कह रहे कि भैया रिस्की है, डिफिकल्टी है, वो कह रहे, मनमोहन सिंह कह रहे हाँ रिस्की है, डिफिकल्टी है, लेकिन अपने पास पैसा नहीं है, ठीक है। बट वंस वी रीच देयर ऑल आवर वरीज विल बी ओवर, थिंक ऑफ दैट। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि एक बार यहां पर पहुंच गया, कहां पर, विकास के पास अगर हमें एक बार पहुंच गए, विकास मतलब प्रॉस्पेरिटी, समझ में आएगी नहीं, एक बार यहां पर पहुंच गए फिर सारी चीजें ठीक हो जाएगी, टेंशन मतलब इकोनॉमी बढ़ने लग जाएगी। अभी के लिए लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन? क्लियर? चले आगे, चलो आगे आते हैं। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो फटाफट से। डन। सर ये पीछे वाला कौन है, हमें क्या फर्क पड़ता है कौन है, ठीक है, आएगा ही नहीं पेपर में। हाँ जल्दी से बताओ, अच्छा कार्टून है, पेपर में आ सकता है ये वाला कार्टून, याद रखना, ठीक है। अगर ये वाला कार्टून आ गया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, मुझे सबसे पहले बताओ कि कौन से इलेक्शन के बारे में बात हो रही है, कौन से इलेक्शंस के बारे में बात हो रही है। दे सेड दे विल सपोर्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो इसमें है क्या, ये जो बंदा है ये वो बंदा है जो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में क्या बनने वाला है, नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट में बनने वाला है प्राइम मिनिस्टर, है ना। क्या नाम है इसका, वीपी सिंह, ठीक है, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा ये जो दो बंदे, ये कौन है, ये राइट आइडियोलॉजी वाला बंदा है भारतीय जनता पार्टी से, और ये जो बंदा है ये इसका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। दूसरी तरफ ये जो बंदा है ये लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला बंदा है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को बिलोंग करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट को बिलोंग करता है, और इसका नाम है ज्योति बसु। क्या नाम है इसका, ज्योति बसु। समझ में आया कि नहीं? और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, कठपुतली की तरह नचा रहे हैं किसको वीपी सिंह को। याद रखना 1989 के इलेक्शन को दर्शा रहा है ये। 1989 के इलेक्शंस में मेजोरिटी किसी के पास नहीं थी, जनता दल के पास सीट्स ठीक ठाक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, 140 के आसपास सीट्स थी इनके पास, 140 के आसपास, और कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी 197 सीट्स के साथ, और सपोर्ट दिया था जनता पार्टी को किसने, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने। समझ में आया क्या, अरे मगज में आया क्या, क्लियर है क्या, 100% पक्की बात है क्या? दिखाओ जरा मुझे अपने गंदे गंदे से अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं सर, पक्का? ठीक है, अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जाओगे सारे। कमेंट नहीं करते हो तो मैंने 6 घंटे पढ़ाया, उस पर कमेंट आए 50, थोड़ी तो शर्म करो। चले आगे, चलो आगे आते हैं। हाँ ये देखो ये क्या बता रहा है, 1971 में
इंदिरा गांधी टॉल लीडर दिख रही है हम लोगों को, और ये अटल बिहारी वाजपेयी जो इंदिरा गांधी को गिराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ हमें क्या दिख रहा है, दूसरी तरफ हमें दिख रहा है ये सोनिया गांधी है। इंदिरा गांधी की जो डेथ होगी 1984, हम लोग बात करें 1999 की। 1999 में क्या होता है, एनडीए 2 की गवर्नमेंट आती है, याद है क्या, एनडीए 2 की गवर्नमेंट, आगे ना, एनडीए 2 की गवर्नमेंट, और एनडीए 2 की गवर्नमेंट में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट है। ये कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए के दम पर, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के दम पर क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है शिफ्ट इन पॉलिटिक्स, है ना, डोमिनेंस ऑफ पॉलिटिक्स से या कांग्रेस सिस्टम से किस तरीके से शिफ्ट आया किसमें, कोalition पॉलिटिक्स में। यही तो दर्शा रहा है, कोalition पॉलिटिक्स, मल्टी पार्टी पॉलिटिक्स कैसे दर्शाई गई थी उसके बारे में बताया। सर पानी पी लो, हाँ मैं पीता हूं मैं, ठीक है। देखो क्या बता रहा है, अ कार्टूनिस्ट डिपिक्शन ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पार्टी डोमिनेंस टू अ मल्टी पार्टी अलायंस सिस्टम। वन पार्टी डोमिनेंस से क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम किस तरीके से इमर्ज हुआ है उसके बारे में देखने को मिल रहा है हम लोगों को। क्लियर है? सर कल कितने बजे क्लास होगी अंजलि? कल होगी क्लास सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे आना है, क्वेश्चन आंसर 6 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, उसके बाहर आने की उम्मीद कम होगी, याद रखना। समझ में आएगा, उसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी। डन। सुरभि शर्मा, मोइन सर इज द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलो ये वाला, चलो अपन आ गए अब बुक 2 पे, मतलब बुक 1 पे आ गए अब, ठीक है। बुक 2 के जो करवाए मैंने सारे के सारे करके जाना है ना, छोड़ना नहीं एक भी। इस वाले का बताओ जरा मुझे कि ये वाला फोटो जो है टाइटैनिक वाला, ठीक है, ये किस चीज़ के बारे में दर्शा रहा है। देखो जरा, इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का कुछ फ्लैग भी बना हुआ है ना, और ये क्या है, ये टाइटैनिक भी दिखा रखी है, लेकिन कुछ किस चीज़ को दर्शा रहा है ये जरा बताओ मुझे। हाँ, एयर ऑफ कोलिशन जिसने भी लिखा था बिल्कुल सही है सर। अभी तो आग लगाइए। हाँ सर, वर्ल्ड मैप आएगा, मैप वाला कल ही है ना अपना सेशन, मैप वाला सेशन कल अपना 4 बजे है शायद, ठीक है। तो मैप वाले सेशन में भी आना, 8 बजे वाला पैसेज बेस्ड सेशन में भी आना, टेंशन मत लेना जब तक मैं हूँ। हाँ, यूरोपियन यूनियन को दर्शा रहा है, और यूरोपियन यूनियन को दर्शा रहा है ये 2003 में, 2003 में। सर 2003 में क्या हुआ था, 2003 में यूरोपियन यूनियन ने कोशिश करा था, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी इसने, पूरे यूरोप के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन ये कोशिश इसकी फेल हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया कि भैया नहीं, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा। क्लियर है क्या? अच्छा मुझे बताओ कि यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है जिसको हम लोग यूरो बोलते हैं, तो यूरो को कब इंट्रोड्यूस करा गया था? व्हेन वाज यूरो इंट्रोड्यूस्ड? जरा फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि यूरो को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर, सिद्धि तिवारी बिल्कुल सही बता रही है, पलकू बिल्कुल सही बता रही है, गुड। अटेंड फॉर वन कॉन्स्टिट्यूशन, धर्मेंद्र द्विवेदी बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है। सर इससे नहीं आएगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर बुक 1 से नहीं आएगा। ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर तुम लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्कैम वाली वीडियो बनाई थी, ठीक है, याद रखो उसमें एक लाइन मैंने साफ पढ़ी है जो सीबीएसई ने दी है कि भैया कार्टून कैन कम फ्रॉम आइदर बुक्स, ठीक है। ज़्यादातर बुक 2 से ही आएंगे वो कह रहा है, लेकिन क्या बुक 1 से भी आ सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? आएगा बुक 2 से ही, मुझे भी पता है बुक 2 से आएगा, ठीक है, मुझे भी लग रहा है 99% में भी श्योर हूँ कि बुक 2 से आएगा, लेकिन बुक 1 से भी आ सकता है। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर है, यूरो इंट्रोड्यूस किया गया था 2002 में। डन। जो भी चीज़ लाता हूँ हर चीज़ पढ़ के लिख के एकदम सेटिस्फाई करके लाता हूँ, टेंशन मत लेना। डन है क्या? आदित्य सर वर्ल्ड मैप आएगा क्या? अरे क्या फर्क पड़ता है अपने को, आए तो भी अपन करके आएंगे और नहीं आए तो भी करके आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, सब करा दूंगा मैं आप लोगों को। द कार्टून अपीयर्ड इन 2003 when the European Union's initiative to draft a common constitution failed. Why does the cartoonist use the image of the ship Titanic to represent European Union? क्यों इसने टाइटैनिक का इस्तेमाल किया? क्योंकि टाइटैनिक भी बहुत बड़ी शिप थी, दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी। उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनता जा रहा था, लेकिन हर्डल्स आ गई बीच में। डेनमार्क जैसी कंट्रीज, स्वीडन जैसी कंट्रीज ने मना कर दिया कि सेम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे आते हैं। आहा बताइए, ये तो मनमोहन सिंह दिख रहे हैं हम लोगों को, है ना। ये वाला जो फोटो है वो आसियान से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? आसियान। मुझे बताइए कि आसियान कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था, और मुझे बताइए कि आसियान कौन से ईयर में फॉर्म हुआ था। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे कि आसियान कौन से डिक्लेरेशन से बना था, फटाफट से, ठीक है। आसियान कौन से? आसियान 1967। अच्छा ये क्या दर्शा रहा है? देखो ये दर्शा रहा है कि इंडिया जो है, इंडिया कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में
कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अपन ने ध्यान ही नहीं दिया था किस पे, ईस्ट एशिया पे। लेकिन 1990 में 1990 अपन ने क्या करा, 1990 में 1990s में अपन ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर आए, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। और 2014 में अपन लेके आए क्या, सॉरी लुक ईस्ट पॉलिसी था यहाँ पे, ठीक कर लेना इसको, मैं ठीक कर देता हूँ। कौन सी, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी। और 2014 में अपन कौन सा लेकर आए, अपन लेकर आए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है क्या, पक्की बात है क्या, 100% है क्या, ठीक है। हाँ 1967 बिल्कुल सही है। ये कौन था, ये प्रिंसी चौरसिया का बिल्कुल आंसर सही है कि 1967 में बनी थी और बैंकॉक डिक्लेरेशन से बनी थी, बैंकॉक डिक्लेरेशन से। तो इसी बात पे मुझे ये भी बता दो फिर तुम लोग क्या कि इसके फाउंडर्स कौन है, जल्दी जल्दी बताओ, फाउंडर ऑफ आसियान, जल्दी जल्दी से, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखने को मिल रहा है, याद रखना इंडिया आसियान का ट्रेडिंग पार्टनर भी है और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, ठीक है। इंडिया और आसियान दोनों एक दूसरे के ट्रेडिंग पार्टनर भी है और इन्वेस्टमेंट पार्टनर भी है, ठीक है। तो लुक ईस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी से ही ये क्या हुआ, ये पॉसिबल हो पाया। देखो जरा क्या बता रहा है, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस द अर्ली 1990s एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014 हैव लेड टू greater economic interaction with the East Asian nations such as ASEAN, such as China, such as Japan and South Korea. क्लियर, पीएम सीट बिल्कुल सही है, फिलीपींस है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और कौन बचा, थाईलैंड। डन है सर। 1984 में इंदिरा गांधी मारी गई थी। अरे आउट ऑफ द कंटेस्ट क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो जरा भैया, ठीक है। ये क्या दर्शा रहा है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है पूरी दुनिया पे ये घूम रहा है। क्यों ऐसा दर्शा रहा है, ये इसलिए दर्शा रहा है क्योंकि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ये दिखा रहा है कि चाइना जो है ये इसका इकोनॉमिक राइज को दिखा रहा है, ये चाइना की इकोनॉमिक राइज दिखा रहा है ना। हमारी एनसीईआरटी क्या बोलती है, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि भैया 2040 तक चाइना क्या बन जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन एक तुम्हें ट्विस्ट की बात बताऊं, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं इसलिए, ठीक है। ट्विस्ट की बात यह है कि 2021 में चाइना की इकोनॉमी आगे हो गई थी किससे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसके ऊपर बहुत सारे लालचन लगाए और करेंसी मैनिपुलेटर बोल दिया था चाइना को, ठीक है। चलो खैर वो तो अलग बात है। मुझे बताओ ये बंदा कौन है जो इसको रोक रहा है, तो ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। मोदी जी मत समझ लेना, मोदी जी नहीं है ये, कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो चाइना की ग्रोथ को रोकना चाहता है और सुपर पावर बन के रहना चाहता है। क्लियर है। अच्छा मुझे बताओ कि चाइना से रिलेटेड सिंबल्स की बात कर लेते हैं, चाइना से रिलेटेड सिंबल्स की बात कर लेते हैं। तो चाइना से रिलेटेड सिंबल्स कौन से हमारे पास, पहला सिंबल है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा सिंबल है हमारे पास बाइसिकल, उसके बारे में आगे करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और चाइना सबसे बड़ा यूजर एंड प्रोड्यूसर ऑफ बाइसिकल है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या अपने पास कि फिनिक्स बर्ड, फिनिक्स एक बर्ड है जो चाइनीज माइथोलॉजी में आता है, ठीक है, चाइना के पौराणिक कहानियों में आता है फिनिक्स बर्ड। और ऐसा बोला जाता है कि फिनिक्स बर्ड अमर बर्ड होता है, वो मर जाता है और फिर उसके बाद अपने ही एशेज से वो दोबारा निकलता है, व्हाइट कलर का बर्ड होता है। कभी फिनिक्स बर्ड के बारे में सर्च करना, ये भी चाइना से रिलेटेड है। और ड्रैगन, ठीक है। देखो इधर जरा, हमें ड्रैगन ही तो दिख रहा है, ये रहा ड्रैगन और ये रही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये क्या है, चाइना के सिंबल्स है। क्लियर है क्या, पेपर में इसमें से कुछ भी आ जाए टिक कर देना, डन। चलो आ गया, देखो जरा क्या बता रहा है। द ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन आर द टू सिंबल्स मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद चाइना। दिस कार्टून यूजेस बोथ दीज टू डिपिक्ट चाइनाज इकोनॉमिक राइज। क्या दिखा रहा है, ये चाइना की इकोनॉमिक राइज दिखा रहा है। हु डू यू थिंक इज द लिटिल मैन, तो ये लिटिल मैन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है, साक्षी गिरी, फिनिक्स बर्ड। हाँ सर एडिशनल टॉपिक आएंगे क्या, नहीं आएंगे जशनप्रीत, डन। चलो आगे आते। अब आप लोगों को मुझे क्या बताना है, आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ये बंदा कौन है और ये बंदा कौन है। इस फोटो में थोड़ी सी चेंजेस कर देता हूं। इस फोटो में चेंजेस कुछ इस तरीके का है। ये जो किताब है इसको मैं लाल बना रहा हूं, इस किताब को क्या कर रहा हूं मैं, लाल बना रहा हूं, ठीक है। अब आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कि सर आपने इस किताब को लाल क्यों बनाया, ठीक है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इसकी जो टाई है इसको भी मैं क्या कर रहा हूं, लाल बना रहा हूं, इसको भी क्या कर रहा हूं मैं, लाल बना रहा हूं। फिर आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके पास जब ये फोटो आएगा पेपर में तो वो लाल कलर का ही आएगा, ठीक है, अगर सीबीएसई वाले खर्चा कर दे तो, वरना ये फोटो आएगा ही नहीं,
हाँ बताइए। चलो आंसर आ रहा है कि सर हु और माओ है, यूट्यूबर का दोस्त आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही है, ये माओ ज़ेडुंग है ना, और ये है हु। याद रखना चाइना पहले क्या था, आइसोलेटेड था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे, कम्युनिज्म पे चलता था, कंप्लीटली कम्युनिज्म पे चलता था। 1972 के बाद से इसने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ दोस्ती करनी स्टार्ट कर दी। इसने अपना सोशल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन तोड़ दिया, सोशल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन तोड़ दिया, खत्म कर दिया, बाय बाय टाटा सी यू गया कर दिया। ये है हु की बात हम लोग करते हैं 1990s की। 1990s में ये हु जो है इसने क्या कर रखा है, इसने कंप्लीटली इसका पहनावा अलग हो चुका है ना, इसका कम्युनिस्ट पहनावा है, पूरा की पूरा लाल पहन रखा है इसने, ठीक है। ये जो बंदा है इसकी सिर्फ टाई लाल है, ठीक है। याद रखना रेड कलर इज एसोसिएटेड विथ कम्युनिज्म सोशलिज्म, कम्युनिज्म सोशलिज्म। अखिलेश कुमार यादव को देखा तुम लोगों ने, ठीक है। तो अखिलेश यादव क्या करता है, अखिलेश यादव लाल कलर की टोपी पहनता है, क्यों? बिकॉज द कम्युनिस्ट एंड द सोशलिस्ट बिलीव दैट द रेड कलर इज द कलर ऑफ रिवॉल्यूशन, इज द कलर ऑफ इनकलाब, इज द कलर ऑफ क्रांति। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो ये किसकी है, क्रांति का कलर होता है रेड, ठीक है। जोसेफ स्टालिन को याद रखो, जोसेफ स्टालिन की आर्मी को क्या क्या बोला जाता था, रेड आर्मी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो रेड आर्मी क्यों? क्योंकि रेड आर्मी ने जाके हिटलर को हराया था, याद है क्या? ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि ये लोग तो इस किताब के ऊपर, रेड कलर की किताब के ऊपर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब कम्युनिज्म के ऊपर चल रहे हैं कतई। लेकिन अब चाइना का सिस्टम हो चुका है उल्टा, चाइना अब सिर्फ और सिर्फ क्या, पॉलिटिकली, चाइना पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, लेकिन इकोनॉमिकली चाइना कैसा बन चुका है, इकोनॉमिकली चाइना बन चुका है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट। क्लियर है, डन है, पक्की बात है। सर बट बीजेपी तो गांधीयन सोशलिज्म थी ना आइडियोलॉजी, तो वो राइट क्यों हो गई? रिया तो इतना उदास होकर क्यों पूछ रही है? सर प्लस वाले पॉइंट्स से क्वेश्चन आएगा क्या? प्लस वाले पॉइंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर द प्लस वाले पॉइंट्स? सर सीयूटी के लिए वाईटी पर कब से स्टार्ट कर रहे हो? शेखर लवासना, बड़ी जल्दी, है ना। चलो आगे आते हैं अपन, आगे ये देखो, ये आ गया, ये आ गया। चाइना को दिखा रखा है, बाइसिकल दिखा रखा है, बाइसिकल इज वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ चाइना, सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करती है, सबसे ज्यादा यूज भी करती है चाइना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डॉलर दिखा रखा है और यहाँ पर क्या दिखा रखा है, कम्युनिज्म दिखा रखा है। इधर देखो ये क्या है, ये खुरपी है, खुरपी, खुरपी समझते हो, घास काटने वाली, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये हथौड़ा है, हथौड़ा, ये क्या है, हथौड़ा। सर ये क्यों दिखा रखा है खुरपी और हथौड़ा? दीज आर द सिंबल्स ऑफ कम्युनिज्म सोशलिज्म। क्यों? क्योंकि कम्युनिस्ट सोशलिस्ट दे आर प्रो पुअर। और ये लोग क्या दिखा रहे हैं, ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग, हथौड़ा किसका प्रतीक है, हथौड़ा इज द प्रतीक ऑफ व्हाट, इज द प्रतीक ऑफ अर्बन लेबर, अर्बन लेबर का प्रतीक है। और खुरपी इज द प्रतीक ऑफ व्हाट, रूरल लेबर, फार्मर्स। समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान सुनिए क्या बता रहा है, ये दिखा रहा है कि चाइना जो है ये पॉलिटिकली क्या है, चाइना आज भी पॉलिटिकली कम्युनिस्ट है, आज भी सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चलता है, ठीक है। लेकिन चाइना अब इकोनॉमिकली कैसा हो चुका है, तो चाइना अब इकोनॉमिकली बन चुका है कैपिटलिस्ट। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये डुअल नेचर ऑफ चाइना दिखा रहा है, डुअल नेचर ऑफ चाइनाज पॉलिटी, नेचर ऑफ चाइनाज पॉलिटी दर्शा रहा है। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? सर आपसे पढ़ने के लिए प्रतिज्ञा परचेज कर लिया है, क्लास कब से लोगे? 22 तारीख के बाद से, 23 तारीख से, है ना। मेरी क्लासेस उसमें 23 तारीख से ही है, डन। चलो आगे आए। सर वो कंटेम्प्रेरी बुक में प्लस पॉइंट्स में डेट दे रखा है, जो भी ग्रीन बॉक्सेस है उसमें से नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। ग्रीन बॉक्सेस में तो कुछ भी नहीं आएगा। चलो आगे आते हैं। हाँ, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया स्टार्ट हो गया लगता है। अच्छा देखो जरा ये क्या बता रहा है, मुझे बस आप लोग ये बताओ कि ये बंदा कौन है, ठीक है। और ये बंदा कौन है, 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 ये बंदा कौन है। ये सारे के सारे बंदे, इसकी कैलकुलेशन पे मत जाओ, ये कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा है। ये बोला कि इसमें से ये गया तो 0 आ जाएगा, इसमें ये प्लस कर दिया तो 1 आ जाएगा, या इसमें ये माइनस कर दिया तो 1 आंसर आ जाएगा, इसमें ये प्लस कर दिया तो 2 आंसर आ जाएगा, कुछ भी बोल रहा है, कोई भी फालतू की कैलकुलेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये बंदा है परवेज मुशर्रफ। कौन है? हेज परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ का जरा टाइम पीरियड लिखकर बताओ, कौन है? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ क्या करेगा, ये प्रेसिडेंट की तरह भी रूल करता है। परवेज मुशर्रफ क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी रूल करता है। परवेज मुशर्रफ क्या करता है, ये मिलिट्री जनरल की तरह भी रूल करता है, मिलिट्री जनरल की तरह भी रूल करता है। तो कंप्लीटली डिक्टेटरशिप दर्शा रहा है। ये क्या दर्शा रहा है, डिक्टेटरशिप दर्शा रहा है परवेज मुशर्रफ की। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ
है ना, डुअल रोल, ट्रिपल रोल दर्शा रहा है इसका। आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन के बारे में ये बात कर रहा है। और इसका टाइम पीरियड 1999 से, अंजना साई कुमार ने आंसर दिया कि सर 1999 से 2008 का इसका टाइम पीरियड है। 100% राइट आंसर है आप लोगों का। क्लियर है एकदम, पक्की बात है, 100% है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं फिर, कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट और पेपर में आया हुआ है ना, बोर्ड्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों से, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, फटाफट से आंसर दीजिए। सर करंट अफेयर्स कहीं सुना लग रहा है, तू भी कहीं पर देखी लग रही है। तो सर चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी हुई ना? नहीं, चाइना मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं है, ध्यान सुनो। चाइना इकोनॉमिकली कैपिटलिस्ट है कंप्लीटली, और चाइना पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में, लॉ एंड ऑर्डर संभालने में कम्युनिस्ट है। समझ में आ गया नहीं? ठीक है, हाँ, ढाका यूनिवर्सिटी, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने कि सर ये ढाका यूनिवर्सिटी को दर्शाता है। और ढाका यूनिवर्सिटी में एक मुराल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक मुराल, एक पेंटिंग बनी हुई है। और ये पेंटिंग है किसकी? नूर हुसैन की। किसकी? नूर हुसैन की। और ये जो नूर हुसैन है, ही वॉज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट था, स्टूडेंट एक्टिविस्ट था। और इसकी डेथ हो जाती है क्योंकि ये क्या करता है? ये प्रो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करता है, प्रो डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट करता है। अगेंस्ट हुम? प्रो डेमोक्रेसी की प्रोटेस्ट करता है अगेंस्ट द मिलिट्री जनरल एच.एम. इरशाद। और एच.एम. इरशाद की आर्मी इसको क्या कर देती है? मार डालती है। ठीक है, एच.एम. इरशाद की आर्मी इसको मार डालती है। 1987 या 86 है, देख लेना एक बार, ईयर देख लेना। ठीक है, अरे नहीं आएगा कल्पना, एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे। डन, चलो आगे आते हैं। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि इसके पीठ पे क्या लिखा है, ये तो भूल ही गया अपन। इसके पीठ पे क्या लिखा है? यही तो क्वेश्चन आया है पेपर में। इसके पीठ, ये सीयूटी में भी आया क्वेश्चन कि इसके पीठ पे क्या लिखा है। इसके पीठ पे लिखा है लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड। डेमोक्रेसी को आजाद करो। क्या बोल रहा है? लेट डेमोक्रेसी बी फ्रीड। ठीक है, नूर हुसैन का नाम याद रखना, ढाका यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट। चलो भैया बताओ मुझे, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये जो बंदा है बीच में, इस बंदे का नाम क्या है? ये श्रीलंका का प्रेसिडेंट है, इसका नाम बताओ। विकास कह रहा है सर मुझे तो टेंशन हो रही है बहुत। मत ले टेंशन, है ना, ऑल इज वेल बोलो, ऑल इज वेल। हाँ, बिल्कुल सही है। 1987 है, नैन्सी शर्मा ने कह दिया 1987, तो 1987 मान के चलो। क्लियर? चलो, ये बंदा जो है इसका नाम है राजपक्से। क्या नाम है? राजपक्से। अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजपक्से। और ये जो राजपक्से है, इसको बहुत मुश्किल हो रही है बैलेंस करने में। सर किसके बीच में बैलेंस करने में मुश्किल हो रही है? टाइगर और लायन के बीच में। ये लायन दर्शाता है सिन्हालास को, एथनिक कन्फ्लिक्ट था ना इसमें, सिलोन में। ठीक है, और ये कौन है? ये LTTE का ग्रुप है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। हाँ क्या? और ये दर्शा रहा है किसको? मतलब टाइगर से दर्शा रहा है। टाइगर क्यों? क्योंकि टाइगर कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में, है ना, इंडिया का नेशनल एनिमल है। दूसरी तरफ ये क्या है? ये क्या है? सिन्हालाज इस अपने आप को लायन की तरह दिखा रहे, और इन दोनों को बैलेंस करने में बहुत मुश्किल आ रही है। किसको? राजपक्से को। क्लियर है? चलो अगला देखिए, नेक्स्ट पे आए बढ़िया से। सर प्री बोर्ड्स में अच्छे आए थे, अब रिवाइज कैसे करूंगा? मैं करवा तो रहा हूँ रिवाइज तुम्हें, है ना। चलो आगे आते हैं। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में बता रहा है। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस, प्रोग्रेस फ्रॉम अ मेज ऑफ बंकर्स टू अ मेज ऑफ डायलॉग टेबल्स। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में दर्शा रहा है। इंडिया का लीडर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर सॉरी, पाकिस्तान का लीडर दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पर परवेज मुशर्रफ, और इंडिया का लीडर यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कौन? सरदार मनमोहन सिंह। याद रखना कि ये दोनों अब लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे, ये लोग क्या कर रहे हैं? बातचीत करने के लिए बैठ रहे। लेकिन क्वेश्चन सीन क्या है? जहाँ पर मनमोहन सिंह बैठ रहा है ये नहीं बैठ रहा, और जहाँ पर ये बैठ रहा है मनमोहन सिंह नहीं बैठ रहा। मतलब दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, कोऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। क्लियर? शर्मिला सैनी, सर यू आर द बेस्ट टीचर एवर। थैंक यू सो मच शर्मिला। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, क्या सार्क समिट दिखा रखा है। अब देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है ये वाला, इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत मजा आएगा इस कार्टून को समझते हुए तुम्हें। सार्क की समिट चल रही है, ये नहीं बता रहा है कि कौन सी समिट है, तो इसकी टेंशन मत लेना। सार्क की समिट चल रही है और सारे के सारे उठ के चल दिए। ठीक है, यहाँ पर नेपाल बैठा हुआ है, मालदीव्स बैठा हुआ है, श्रीलंका बैठा हुआ है, भूटान बैठा हुआ है, बांग्लादेश बैठा हुआ है, और सब लोग बढ़िया तरीके से राउंड टेबल पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान और इंडिया वाले जो है, ये क्या है? इनकी कुर्सियां अंदर चली गई है टेबल के। क्यों? इसलिए अंदर चली गई टेबल के क्योंकि इन दोनों को डोमिनेंस दिखाना है सार्क में।
इन दोनों को डोमिनेंस दिखाना है सार्क में, और ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है। क्यों? क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, और यहाँ पर बैठ के ये दोनों नीचे से नीचे 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 क्या करेंगे, एक दूसरे को टांगे मारते रहेंगे। क्या करते रहेंगे? टांगे मारते रहेंगे। ठीक है, तो कोऑपरेशन नहीं कर रहे, है ना। सार्क का फेलियर, या सार्क जो है बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, लेकिन सार्क एक तरीके से फेल होती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान आपस में कोऑपरेट नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? चलो आगे आते देखिए जरा क्या बता रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। ठीक है, ये बता रहा है कि ये वाला सीन क्या है ये बताओ, और ये बंदा कौन है बताओ। आप लोग बंदा बता दो, मैं सीन बता देता हूं। बात है 2006 की, बात है 2006 की। 2006 में इजराइल ने बॉम्बार्डमेंट कर दिया था, या बॉम्ब्स गिरा दिए थे लेबनान पे, और लेबनान के रेसिडेंशियल एरिया पे गिरा दिए थे इसने, रेसिडेंशियल एरिया पे गिरा दिए थे, लेबनान के रेसिडेंशियल एरिया पे गिरा दिए थे। ठीक है सर, फिर यूनाइटेड नेशंस ने क्या करा? बात तो यही है ना कि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ नहीं करा, तो ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? यूनाइटेड नेशंस का फेलियर। ये जो बंदा आप लोगों को दिख रहा है, ही इज द मोस्ट फेमस सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? जिसको अपन कोफी अन्नान के नाम से जानते हैं। कोफी अन्नान का टाइम पीरियड जरा लिखकर आप लोग बताएंगे। कोफी अन्नान को नोबेल पीस प्राइज मिला था, सबको पता है। कोफी अन्नान को नोबेल पीस प्राइज मिला है, और नोबेल पीस प्राइज इसको मिला है कब? 2001 में, इन 2001। ठीक है, कोफी अन्नान के अलावा एक ही बंदा है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो है डैग हैमरशोल्ड। और डैग हैमरशोल्ड को नोबेल पीस प्राइज मिला था, डी नीचे लिख देता हूँ, कब? 1961 में, मरने के बाद नोबेल प्राइज। तो दो ही सेक्रेटरी जनरल है जिनको नोबेल प्राइज मिला था। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, ये दिखाया जा रहा है कि ये क्या है, अवार्ड लेके खड़ा हुआ है, लेकिन बाहर क्या चल रहा है? बाहर की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है, और यूनाइटेड नेशंस जो है एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा दर्शा रहा है ये। देखो क्या बता रहा है। ड्यूरिंग जून 2006 इजराइल अटैक्ड लेबनान सेइंग दैट इट वाज नेसेसरी टू कंट्रोल द मिलिट्री ग्रुप कॉल्ड हिजबुल्लाह। तो इजराइल ने क्या बोल के अटैक करा? इजराइल ने बोला कि भैया हिजबुल्लाह जो कि एक क्या है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कंट्रोल करना, जिसकी मिलिट्री को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है, वरना इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी कि हम लोगों को तबाह कर देगी, और इसी वजह से मैंने बॉम्ब गिरा है। ठीक है, लेकिन ये बॉम्ब रेसिडेंशियल एरियाज में गिरते हैं। देखो क्या बता रहा है। लार्ज नंबर ऑफ सिविलियंस, मतलब आम आदमी, वर किल्ड, एंड मेनी पब्लिक बिल्डिंग्स एंड इवन रेसिडेंशियल एरियाज कम अंडर द इजराइल बॉम्बार्डमेंट। द यूनाइटेड नेशन पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन दिस ओनली इन ऑगस्ट, एंड द इजराइल आर्मी विड्रू फ्रॉम द रीजन only in October. Both these cartoons comment on the role of United Nations and its Secretary General in this episode, कि इन लोगों का कुछ ढंग का इन लोगों ने काम नहीं किया। तो यूनाइटेड नेशंस का फेलियर दर्शाता है ये वाला। क्लियर है? पक्की बात है। आगे आते हैं, दाफू के बारे में बात करते हैं। दाफू कहाँ की जगह है? तो दाफू जो है ये है कहाँ पर? सूडान में। ठीक है, तो सूडान में क्या हुआ था? बहुत क्राइसिस आई थी, लोगों के पास खाने के लिए भी खाना नहीं था, इतनी प्रॉब्लम्स थी। और दाफू के बारे में यूनाइटेड नेशंस में बहुत बातें करी जाती है कि दाफू में ऐसा हो रहा है, दाफू में वैसा हो रहा है। ठीक है, लेकिन दाफू में लोग जब मर रहे थे तो दाफू में जाकर लोगों ने हेल्प भी नहीं करी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स। ये बोल रहा है कि सिर्फ बातों से क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं हमारी। द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन दाफू सूडान सिंस 2003, तो 2003 की बात चल रही है यहाँ पर, since 2003 has attacked empty promises by the international community. How do you think the United Nations can intervene in situations like this? Would that require a change in its jurisdiction? ये बोल रहा है कि क्या यूनाइटेड नेशंस के जुरिडिक्शन में चेंज लाना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बता रहा है ये। ठीक है, 2003 की क्राइसिस है। आयुषी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है। काश की मैं मर जाऊं, इतना दिमाग खराब होता है। ताजू। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द राइट वन डोंट गेट यू, द लेफ्ट वन विल। ठीक है, अब ध्यान से सुना है क्या ये एक आदमी है। ठीक है, इसके एक हाथ में है यूनाइटेड नेशंस का सिंबल और दूसरे हाथ में है वॉर का सिंबल। ध्यान सुनना, ये क्या बोल रहा है? देखो, यूनाइटेड नेशंस हैज नॉट बीन क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन, बट इट हैज बीन क्रिएटेड टू सेव इट फ्रॉम हेल। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मान लिया, ये मान के चलो कि एक फेलियर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसमें ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ जॉ होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ बातें होती है, बोरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सेट्रा बोल सकते हो उसको। लेकिन अगर ये ना हुआ तो दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट से कन्फ्लिक्ट चलेंगे, ये दर्शा रहा है ये पूरा का पूरा कार्टून। इफ द राइट वन डोंट गेट यू, द लेफ्ट वन विल, और वॉर चलेंगे फिर। क्लियर है? आगे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या दर्शा रहा है। ये वाला जो
फोटो है, ये दर्शा रहा है यूनाइटेड नेशंस का पीस बिल्डिंग कमीशन, यूनाइटेड नेशंस का पीस बिल्डिंग कमीशन, पीस बिल्डिंग कमीशन या पीस बिल्डिंग फोर्स भी लिख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस की पीस बिल्डिंग फोर्स को दर्शा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की पीस बिल्डिंग फोर्स के पीछे एक आदमी बैठा हुआ है और ये इसको पीस बिल्डिंग फोर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की पीस बिल्डिंग फोर्स जो है या पीस बिल्डिंग कमीशन जो है उसका सिंबल ये है, कबूतर है, क्योंकि कबूतर को है ना क्या माना जाता है, पीस का प्रतीक माना जाता है, इसलिए। ठीक है, तो ये जो बंदा पीछे बैठा हुआ है ये कौन है, ये डेवलप्ड कंट्रीज है, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जैसे लोग जो क्या करते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस यूनाइटेड नेशंस में इतना ज़्यादा है कि वो पीस बिल्डिंग कमीशन को वहाँ जाने ही नहीं देते जहाँ पर इनका इंटरेस्ट होता है। क्लियर है क्या? ठीक है, डन है, पक्की बात है, आ गया है सर। सैंपल पेपर में एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन है, सैंपल पेपर मैंने खुद करवाया है। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर एडिशनल टॉपिक से क्वेश्चन होगा तो मैं करवा दूंगा, है ना। वैसे तो मना किया है कि एडिशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे, मैं फिर भी करवा दूंगा तुम्हें, टेंशन क्या, कर लेंगे। डन, चलो आगे आते हैं। चलो इस वाले कार्टून को देखो जरा, खत्म होने वाला, थोड़ा बहुत बचा है। कैन वी हैव अ फ्यू $1 million फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पीस? नो, वी कांट अफोर्ड इट। अच्छा देखो इधर क्या बता रहा है, ये जो कार्टून है ये दर्शा रहा है किसको, ये दर्शा रहा है डेवलप्ड कंट्रीज को, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, जो अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं और अपने सिविलियंस की, पहले के टाइम पीरियड में अपने सिविलियंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, बल्कि किस पे, अपने लोगों, अपने डिफेंस के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाते थे। ये बोला द कार्टून कमेंट्स ऑन द मैसिव एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस एंड लैक ऑफ मनी फॉर पीस रिलेटेड इनिशिएटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही बात हो रही है यहाँ पर। इज इट एनी डिफरेंट इन आवर कंट्री? हाँ, हमारे कंट्री में क्या होता है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाया जाता है एज कंपेयर टू डिफेंस। ठीक है, तो हमारे हम लोग कितना पैसा लगाते हैं अपने डिफेंस पे, अपने जीडीपी का 1% या 1.5%, मैक्सिमम 2%। ठीक है, आगे आते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कार्टून है, ध्यान से देखो जरा इसको। रेज योर हैंड इफ यू वांट टू सेव द प्लैनेट। ठीक है, एनवायरमेंट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या दर्शा रहा है सर, ये दर्शा रहा है ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ को। ये कौन है, ये ग्लोबल नॉर्थ है। कौन है ये, ग्लोबल नॉर्थ है। ग्लोबल नॉर्थ में कौन सी कंट्रीज है, सारी की सारी रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज है, रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, और जो गरीब सा बंदा बैठा हुआ है साइड में, वो कौन दिख रहा है तुम्हें, इस गरीब सा बंदा जो दिख रहा है, जो जेन्युइनली हाथ ऊपर उठा रहा है, वो कौन है, वो है ग्लोबल साउथ। कौन है, यहाँ लिख देता हूँ, ग्लोबल साउथ है। और ये जो ग्लोबल साउथ है, ठीक है, यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, है ना, डेवलपिंग कंट्रीज, ये लोग हैं। ठीक है, और इसने क्या कर रखा है, इसने हाथ तो उठा रखा है लेकिन क्रॉस कर रखा है फिंगर्स, कि भाई मैं करना चाहता हूँ एनवायरनमेंट को कंजर्व, लेकिन पीछे से क्या कह रहा है कि भैया बस पैसा कमाना चाहता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। क्लियर है क्या? चलो, हाउ न्यू कॉलोनियलिज्म वर्क्स, ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे को किसी सैम्पल पेपर में दिखा था, बहुत पुराने वाले। ठीक है, आ सकता है क्या, हाँ आ सकता है, एनवायरनमेंट से ये वाला क्वेश्चन भी, या ग्लोबलाइजेशन से। देखो जरा क्या बता रहा है, हाउ न्यू कॉलोनियलिज्म वर्क्स, नाउ दैट वी हैव डिस्ट्रॉयड योर कंट्री यू कैन पे अस टू रीबिल्ड इट, वी एक्सेप्ट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एज पेमेंट। अब देखो जरा होता क्या है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जबरदस्ती अटैक करा इराक पे, जबरदस्ती अटैक करा किस पे, इराक पे। सर कब अटैक करा था इराक पे, 2003 में जबरदस्ती अटैक करा था इराक पे। इराक पे अटैक करा और इराक की हालत कुछ ऐसे ही कर दी। इराक में 50,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया इन लोगों ने। ठीक है, इराक की गवर्नमेंट गिरा दी, इराक का जो लीडर था सद्दाम हुसैन उसको फांसी पे लटका दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत अत्याचार करे। और इराक के ऑयल फील्ड्स को कब्जा करना चाहा। तो इनका मेन काम तो क्या था, ईरान की ऑयल फील्ड्स चाहिए थी इनको, तेल चाहिए था इनको। ठीक है, तो ये बोला कि न्यू कॉलोनियलिज्म इसी तरीके से काम करता है ना, नए तरीके का कॉलोनियलिज्म इसी तरीके से काम करता है। किस तरीके से काम करता है कि भैया पहले जाओ दूसरे कंट्री के ऊपर अटैक करो, फिर उनको दिखाओ कि तुम तो बहुत पीस बिल्डिंग वाले लोग हो, और फिर उनको कहो कि भैया पैसे दे दे, तुम्हारे कंट्री को रीबिल्ड कर देते, ठीक कर देते। समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये वाला भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, ध्यान सुनो, इस वाले कार्टून को बहुत अच्छे से देखना, है ना। रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहा है, ये वाटर की बात कर रहा है। हम सबको पता है कि दुनिया में 71% वाटर है और 29% लैंड है, ऐसा ही है क्या? या 79% वाटर है, 21% ज़मीन है, ऐसा ही है? इतनी लैंड है और इतना वाटर है, लेकिन ये अर्थ को दिखा रहा है। ठीक है,
और अर्थ में इसने पानी से ज्यादा दिखा रखा है किसको? पानी से ज्यादा इसने दिखा रखा है किसको? जमीन को। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको पता है कि स्कार्सिटी ऑफ वाटर चल रही है। क्या चल रही है? पानी की कमी चल रही है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर चल रही है। और हम सबको पता है क्या कि फ्रेश वाटर सिर्फ और सिर्फ 3% है और वाटर वॉर्स चलती है ना, कंट्रीज के बीच में वाटर वॉर्स चलती है। इंडिया पाकिस्तान लड़ता है इंडस वाटर्स के लिए, इंडिया बांग्लादेश लड़ता है क्या करने के लिए? गंगा वाटर्स के लिए, ठीक है। इजराइल सीरिया और कौन? जॉर्डन लड़ता है जॉर्डन रिवर के लिए, यरमुक रिवर के लिए। फिर हम लोग देखते हैं किसके बारे में? हम लोग देखते हैं टर्की, इराक और सीरिया लड़ता है किसके लिए? यूफ्रेट्स रिवर के लिए। समझ में आया कि नहीं? उसी के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है, डन। और यहाँ पर अपने सारे के सारे कार्टून डन डनाडन। ये बताओ समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई भी अगर अभी तक मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो मुझे फटाफट से मेल डालो, क्योंकि आप लोगों को पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली। जस्ट क्लास के बाद मुझे मेल करो khan.ayu@adda247.com पर, और मुझे मेल करके बोलो सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, सारी की सारी पीडीएफ्स आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है, ठीक है। तो फटाफट मेल करो और मुझे बोलो कि सर टेलीग्राम का लिंक भेजो, टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को मिलने वाला है। डन डनाडन है क्या? बोलो सर पार्टीज के बारे में मेरी वीडियो आने वाली है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। जिसने लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करो, कमेंट करके जरूर जाना। मैं कमेंट पढ़ता हूं आप लोगों को, मुझे अच्छा भी लगता है, मजा भी आता है। नसों में उतर गया सर। ओके सर आपकी आईज रेड हो गई है। मैं सोया हूँ पता कितने बजे? मेरी नींद नहीं लग रही थी, मैं सोया 7:30 बजे, मैं उठ गया 10 बजे, ठीक है। और फिर 11 बजे तो तुमने क्लास ही पढ़ाई, फिर इसके बाद अब क्लास चल रहा है। डन। कल 11 बजे क्या करेंगे अपन? कल 11 बजे अपन करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स, 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 6 मार्क्स के। PYQs भी लेकर आ रहा हूँ, याद रखना PYQs लेकर आ रहा हूँ, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ। कल 2-3 वीडियो एकदम खतरनाक वाली आप लोगों को मिलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है कल आप लोगों को। कल वाला सेशन 11 बजे वाला मिस करना ही नहीं है, पाप है, पाप, एकदम पाप। सर कार्टून तो समझ आ गया, बट किस कौन था ये? कुछ लिख रहा सर एक बार यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग वाला वापस बता दो सर। कुछ नहीं है उसमें, ये देखो ये यूनाइटेड नेशंस का पीस कीपिंग फोर्स है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स को पिजन से दिखाया जाता है, कबूतर से दिखाया जाता है। उसके पीछे कौन बैठा हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर डेवलप्ड कंट्रीज वाले लोग बैठे हुए हैं, जो पीस बिल्डिंग कमीशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करके रखते हैं। पीस बिल्डिंग कमीशन का काम क्या है कि जहाँ पर क्राइसिस आए वहाँ, या फिर जहाँ पर लड़ाई वगैरह हो तो वहाँ पर जाके वो क्या करवाता है? शांतता वगैरह लाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर इन लोगों का इंटरेस्ट है, ये पीस बिल्डिंग कमीशन इराक क्यों नहीं गई जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अटैक किया था? क्यों नहीं गई? क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है पीछे से इसको। क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि ये पैसा लगाता है ना, सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगाता है यूनाइटेड नेशंस में? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लगाता है। क्लियर है? डन डनाडन। बोलो कोई दिक्कत किसी को? बहुत सारे कर लिया अपन ने, ठीक है, सारे कर लिया अपन ने, कुछ नहीं बचा। बट किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कार्टून से? किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे? जो मैंने तुम लोगों से पूछे ना क्वेश्चन, वही आएंगे और कुछ नहीं आएगा, है ना। कौन से इलेक्शंस को बता रहा है, ये बंदा कौन है, ठीक है, ये कौन सा कमीशन है, ये कौन सा क्या है, इंस्टीट्यूट कौन सा, यही आएगा। सर आपने खाना खा लिया? नहीं यार खाना नहीं खाया, बल्कि सुबह से नहीं खाया क्योंकि रोज़ा था मेरा। खैर सर आप तो बेस्ट हो, सब याद करा देना, ठीक है। चलो ठीक है, चलो तो शेयर करना सेशन को, लाइक करना सेशन को, प्यार देना बहुत सारा। पिंकी प्रॉमिस करो एक बार फटाफट से कि कल सुबह आएंगे सर, 11 बजे आएंगे, किसी भी हालत में आएंगे। कल करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। किस तरीके से आंसर लिखने हैं पेपर में वो बताऊंगा मैं आप लोगों को कल, ठीक है। तो कल आना, बिल्कुल आना, 100% आना, ठीक है, भूलना नहीं है। वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना, है ना। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को मुझ पर भरोसा है, मुझे आप लोगों पर ज़्यादा भरोसा है, ठीक है। तो कल मिलते हैं अपन, है ना। और ठीक है, मिलते हैं कल। सर शायरी, अब कौन सी शायरी सुनाऊँ मैं तुम्हें? सर अब आप रेस्ट करो। हाँ मैं अभी थोड़ी सी वीडियोस बनाऊंगा, फिर उसके बाद रेस्ट कर लूँगा, ठीक है। कौन सी शायरी सुनानी थी मुझे तुम्हें? तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।
आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, मुझे दिखाइए। बहुत 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 सारा प्यार। मिलते हैं अपन कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए मोइन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद।